चैप्टर 171। भयानक राक्षस दूर जा गिरा और हिंसक रूप से जमीन पर लुढ़क गया, फिर से स्प्रिंग जैसी हरकत के साथ उछल गया जो वास्तव में उसके बड़े फ्रेम के अनुरूप नहीं था। राक्षस ने तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि अपने नुकीले दांतों को उजागर करने का विकल्प चुना क्योंकि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। इस बीच उसे दूर फेंकने के लिए जिम्मेदार भयानक नागा गुर्राते हुए राक्षस के सामने खड़ा हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि जिमा था, जो पहले नागा प्रजाति का बॉस स्तर का राक्षस था, जिसे कुछ समय पहले ही शेडो आर्मी में शामिल किया गया था। जिमा ने अपना दाहिना हाथ उसके बगल में पहुंचा दिया। जब उसने ऐसा किया तो एक काला भाला धीरे धीरे जमीन पर छाया से ऊपर उठा। जिमा ने शक्तिशाली ढंग से भाले को पकड़ लिया और हथियार को अपने सामने की ओर निशाना बनाया। कोई भी किसी भी चीज को अपने पास से नहीं जाने देने की उसकी अटूट इच्छा को महसूस कर सकता है। युवा सिपाही समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य दिख रहा था वह सपना था या हकीकत। सोचने के लिए एक राक्षस अभी दूसरे राक्षस से उसकी रक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से राक्षस के मुंह के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे राक्षस की चौड़ी प्रभावशाली पीठ पर नजर डालने पर उसे अपने दिल की गहराई से कई शक्तिशाली भावनाओं का एहसास हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वे राक्षस के विरुद्ध जीवित रह सकते थे? सिर्फ युवा सैनिक ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग दंपत्ति और मरीज भी। सैनिक के विचार इस बिंदु पर पहुंचे और अचानक सारा बना हुआ तनाव उससे दूर हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका उपयोग करें। किसी ने एक रंगीन रुमाल जवान सिपाही की ओर बढ़ा दिया। उसने देखने के लिए अपना सिर एक तरफ घुमाया। एक युवक, जो सिपाही से काफी छोटा लग रहा था, ने अपनी ठुड्डी से रुमाल की ओर इशारा किया और बाद में अपना सिर हिलाया। चूंकि यह युवक जापानी भाषा में बात नहीं करता था, सैनिक उसे समझ नहीं पाया, लेकिन पहली बार में यह पता लगाना इतना कठिन नहीं था कि वह क्या कहना चाहता था। क्या वह कोरियाई है? युवा सैनिक ने प्रस्तावित रुमाल से बहते आंसुओं को पोंछा और अपने प्रश्न पूछे। वैसे आप कौन है? रुको, तुम यहाँ क्यों हो? कोरियाई युवक ने अपना अंगूठा ऊपर उठाने से पहले चुपचाप अपना सिर हिलाया। जब युवा सैनिक ने चकित होकर अपना आभार व्यक्त किया, तभी उसके पीछे से एक अन्य व्यक्ति, जो इस कोरियाई युवक का साथी प्रतीत हो रहा था, प्रकट हुआ। भले ही इस सैनिक को हंटर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, उसने इस आदमी के कपड़ों पर खून के छींटे देखे और महसूस किया कि वह अब एक शक्तिशाली प्राणी को देख रहा था जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग दायरे में मौजूद था। ये खतरनाक हो सकता है। जिन वू ने यहाँ आने से पहले ग्रामीण क्लिनिक के अंदर का नजारा लिया था और उसने अपने पीछे इशारा करते हुए यू जिन हो को बताया। लगता है कि हम स्थान बदल देंगे, हम बहुत करीब हैं। यू जिनहो ने अब तक कई बार दिग्गज राक्षसों के खिलाफ लड़ाई देखी थी, इसलिए उसे लगभग तुरंत ही पता चल गया कि जिन वू क्या कह रहा था। मैं यहाँ स्टैंड बाय पर रहूंगा, बड़े भाई। सही है। जिन वू ने आगे युवा सैनिक की ओर देखा और उसकी डरी हुई आंखें देखी। वो सैनिक के पास से गुजरा और डरे हुए, आंसुओं से भरे जापानी व्यक्ति के कंधे को हल्के से थपथपाया। इशारे का मतलब था कि सिपाही ने बेहतरीन काम किया है। केवल एक राइफल के साथ अकेले ही एक राक्षस के खिलाफ खड़े होकर उसने जो किया, वो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी कोई भी सामान्य व्यक्ति नकल करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। जिन वू ने स्वयं रैंक ई के रूप में कई कालकोठरियों में प्रवेश किया था, इसलिए वो किसी से भी बेहतर जानता था कि यह सैनिक कितना साहसी था। युवा सैनिक ने पास से गुजर रहे जिन वू की ओर देखा और प्रशंसा की सांस छोड़ी। वह भार उसके कंधे से होकर गुजर रहा है और वह हाथ से गर्माहट आ रही है। बस एक स्पर्श और वह भय जो उसे अपने निधन के लिए तैयार होने के लिए मजबूर कर रहा था, पूरी तरह से दूर हो गया। उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से राहत की एक शक्तिशाली भावना निकली। तभी युवा सैनिक को दो कोरियाई लोगों की कहानी याद आई जो दिग्गज राक्षसों को अपने अधीन करते हुए उसके देश में घूम रहे थे। उन्हें दोनों में से एक का नाम याद आया। दक्षिण कोरिया में रैंक एस राक्षसों को लगभग अकेले ही अपने अधीन करने वाले हंटर का नाम था सियोंग जिनवू। वो आदमी वही होना था। एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद सैनिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जिसके बारे में उसने केवल आते जाते सुना था। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े कोरियाई युवक से पूछताछ की, क्या वो वही व्यक्ति है, दक्षिण कोरिया से रैंक एस हंटर? यू जिनहो ने सिर हिलाया और अपना उत्तर दिया। इस बीच जिन वू उस स्थान पर चला गया जहां दो राक्षस हिंसक हाथापाई में थे। उसका माथा सिकुड़ रहा था। दानव ने पलक झपकते ही जिमा के सामने गहराई तक प्रवेश किया और नागा के कंधे को शक्तिशाली तरीके से चीरने के लिए आगे बढ़ा। वह एक रैंक के कालकोठरी का बॉस स्तर का राक्षस हुआ करता था। भले ही अपने पीछे के मनुष्यों की रक्षा के लिए उसका ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया हो,
फिर भी उसे अन्य नियमित छाया सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सोचने के लिए उसे एक नियमित राक्षस द्वारा दबाया जा रहा था जो पहले के समान बॉस स्तर पर भी नहीं था। इस स्थिति ने आसानी से प्रदर्शित किया कि ये भयानक प्रकार के राक्षस कितने शक्तिशाली थे। इन सबके अलावा जिन वू को अपने सैनिकों को इस तरह पिटते हुए देखने में कभी भी मजा नहीं आया। जैसे ही उसने अपने घुटने मोड़े, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसकी जांघों और पिंडलियों में अविश्वसनीय मात्रा में ताकत भर गई। नीचे का डामर जो उसके पैरों को सहारा दे रहा था फटने लगा क्योंकि उसके पैरों के नीचे दरारें पड़ गईं। जिन वू ने जमीन से विस्फोट किया और एक पल में ही राक्षस के चेहरे की ओर शॉट चला दिया। उस छोटे से क्षण में राक्षस की तेज नजरों ने उसे सीधे अपनी ओर उड़ते हुए पाया। उड़ते हुए इंसान की आंखों में समझ की चमक भर गई। जैसा कि मैंने सोचा था, ये लोग बिल्कुल भी आपके औसत राक्षस नहीं हैं। जिन वू की मुट्ठी राक्षस के माथे पर लगी। हालांकि नुकसान उसकी अपेक्षा से कम था। राक्षस ने जितना हो सके प्रभाव को कम करने के लिए प्रहार के ठीक पहले अपना सिर पीछे खींच लिया। इसीलिए राक्षस के पास एक राक्षस ढांचा था, साथ ही आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली चाल भी थी। शिकारियों के दृष्टिकोण से जिन्हें इन दुष्टों का सामना करना पड़ा, वे दो पहलू ही उन्हें असहायता का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि बात यह थी कि यह केवल नियमित शिकारियों पर लागू होती थी। जिन वू ने तुरंत हवा में एक डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड को बुलाया और फिर उसने अपना दूसरा खाली हाथ दानव के चेहरे की ओर बढ़ाया जिसमें कुछ भी नहीं था। शासक का अधिकार। एक अदृश्य हाथ ने दैत्य के चेहरे पर अदम्य बल से प्रहार किया। जिन वू और राक्षस के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। राक्षस को यह उम्मीद नहीं थी कि हवाई प्रतिद्वंद्वी तुरंत फिर से हमला करना शुरू कर देगा और वह घबराए हुए उन्माद में छटपटाने लगा। लेकिन अंत में यह सब शून्य हो गया। जिन वू एक पल में दैत्य की नाक के सामने से उड़ गया और अपने कौशल को सक्रिय कर दिया। हिंसक स्लैश तेज तर्रार हमले इतने तेज थे कि उन्होंने बाद की छवियों की एक श्रृंखला छोड़ दी, जिससे दानव का चेहरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। राक्षस ने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन पर लौट गया। उस हमले से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह बेलगाम दर्द से बेतहाशा छटपटाता रहा। हल्के से जमीन पर वापस उतरने के बाद जिन वू ने देखा और महसूस किया कि यह शिकार करीब आ रहा था। यह हो चुका है। लेकिन तभी राक्षस को जिन वू के दृष्टिकोण का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह अपने पीछे देखने की जहमत उठाए बिना जल्दबाजी में भागने लगे, उसके कंधे बहुत हिल गए। ये दूसरों की उपस्थिति को भी महसूस कर सकता है। जिन वू ने जितना अधिक इन चीजों से संघर्ष किया, वो उतना ही अधिक आश्चर्यचकित हुआ। वह अपनी टिप्पणियों से बोल रहा था और उसने कहा कि ये भयानक प्रकार के राक्षस विशेष हथियार प्रणालियों की तरह थे जिनके पास बड़े जैविक शरीर थे। दानव ने तुरंत ही खुद को दूर कर लिया। बेशक वो इसे जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। क्विकसिल्वर जिन वू का फ्रेम बिजली की तरह आगे की ओर फिसल गया। राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ चारों तरफ दौड़ा, लेकिन दूरी बढ़ने के बजाय वो तेजी से सिकुड़ गया। राक्षस को भय महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ के ठीक पीछे एक हाड़ कंपा देने वाली आभा निकल रही है। भयानक प्राणी को देर से एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह कभी नहीं बच सकता। तो वह अचानक रुक गया, चारों ओर घूम गया और अपने दुश्मन पर झपटने की कोशिश की। लेकिन मानव की उपस्थिति जो डरावनी गति से बंद हो रही थी, अचानक गायब हो गई। और तब प्राणी के पीछे उपस्थिति फिर से प्रकट हुई। भले ही उसकी आंखें अब काम नहीं कर रही थी, लेकिन दानव ने सजगता से अपना सिर घुमा लिया। हालांकि इससे उसके लिए राक्षस को काटना आसान हो गया। जिन वू ने सीधे छलांग लगाई और शक्तिशाली रूप से डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड को नीचे गिरा दिया। ब्लैक हॉट से निकलने वाली जादुई ऊर्जा से भरपूर ब्लेड ने राक्षस के चेहरे को एक टुकड़े में विभाजित कर दिया। कुल्हाड़ी से काटे गए पेड़ की तरह राक्षस धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया, ठीक से चिल्ला भी नहीं सका। इसके साथ ही तीसरे दानव का सफलतापूर्वक शिकार कर लिया गया। जिन वू साफ साफ जमीन पर वापस आ गया और उसके होठों से जीत की भावनाओं से भरी एक हल्की आह निकली। बड़े भाई यू जिनहो लड़ाई खत्म होने का इंतजार करते हुए बहुत दूर खड़ा था। एक बार जब यह सुरक्षित हो गया तो वह जल्दी से दौड़ा और ताजगी भरी ठंडी चाय वाले थमस का ढक्कन पेश किया। जिन वू ने मुस्कुराते हुए ढक्कन स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। ढक्कन में रखी चाय परिचित गटकने की आवाजें निकालते हुए उसके गले से नीचे उतर गई। उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने अपने पीछे देखा तो पाया कि जिमा और उसके झुके हुए कंधे उसकी ओर आ रहे थे। शैडो सोल्जर स्पष्ट रूप से पहले एक के बाद एक लड़ाई हारने से उदास था। आपने बिना किसी परवाह के अच्छा संघर्ष किया।
जिन वू ने अपने मातहत को प्रोत्साहित किया और उसे वापस लौटाया। जेमा एक छाया बनकर लौट आया और जिन वू के पैरों के नीचे वापस समा गया। यू जिनहो ने आवाज उठाने से पहले उस प्रक्रिया को देखा। बड़े भाई, जिन वू ने खाली ढक्कन लौटाया और उत्तर दिया, हाँ, आपने अपने सभी अन्य संबंध स्वयं ही भेजे, लेकिन क्या कोई कारण है कि आपने अपने नागाओं के साथ कार्रवाई करने का निर्णय लिया? यू जिनहो इससे हैरान महसूस कर रहा था। अभी बड़ा भाई इस भयानक को मारने के लिए लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच नागाओं की मदद की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी वह हमेशा युद्ध की शुरुआत में पहले नागा को भेजता था और उसके बुलावे पर पीछे हटने के बाद ही भाग लेता था। यू जिनहो को उत्सुकता थी कि जिन वू का उद्देश्य क्या हो सकता है। हालांकि वास्तविक कारण काफी सरल था, क्योंकि आप जानते हैं, मैं बस इन लोगों को ऊपर उठाना चाहता था। नागा शैडो सैनिक अपेक्षाकृत हाल ही में शैडो आर्मी का हिस्सा बने थे और परिणामस्वरूप उनका स्तर उनके अन्य सैनिकों की तुलना में काफी कम हो गया था। इसीलिए उसने सोचा कि चूंकि वह वैसे भी इन दिग्गज राक्षसों से लड़ रहा होगा, इस प्रक्रिया में वह नागाओं के स्तर को भी बढ़ा देगा। हालांकि जैसा कि बाद में पता चला, ये भयानक प्रकार के राक्षस उसके नए रंगरूटों के लिए इतने आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे कि वे खुद से निपट सके। हालांकि यह थोड़ा थकाऊ था, फिर भी अगर वह नागाओं के युद्ध के अनुभव को बढ़ाना चाहता था तो यह तरीका सबसे अच्छा था। बेशक, मैं वास्तव में यू जिनहो को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्या मैं बता सकता हूं? जिन वू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इन नागाओं से बहुत परिचित नहीं हूं। आप समझे? अगर मैं उन्हें कुछ देर अपने पास रखूं तो क्या मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण नहीं हो जाऊंगा? यू जिनहो ने सिर हिलाया। इस लड़के से झूठ बोलना कितना आसान है, जिन वू ने सोचा। लेकिन तभी यू जिनहो अचानक गहरे चिंतन में डूब गया और फिर अपनी आवाज ऊंची करने लगा और उसकी आंखें चमक उठी। आप अपने प्रत्येक संबंध की देखभाल करना भी सुनिश्चित करते हैं, बड़े भाई, जैसी कि आपसे अपेक्षा थी। और साथ ही जिन वू को उससे झूठ बोलना बहुत बुरा लगा। माफ करें, जिन वू का सिर उसकी तरफ चला गया। वह युवा सैनिक, जो साहसपूर्वक राक्षस के विरुद्ध खड़ा हुआ था, मृत राक्षस की पहाड़ी लाश पर लगातार नजर डालते हुए करीब चल रहा था। जिन वू सैनिक के कंधे के पीछे अस्पताल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बूढ़े जोड़े को भी देख सकता था। उसने अभी तक उनसे बात नहीं की थी, लेकिन वह केवल उनके हाव भाव से ही बता सकता था कि वे क्या कहना चाहते थे। उसे बस यही चाहिए था। फिलहाल उनके पास एक एक करके उनका आभार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जब वह यहाँ खड़ा था, तब भी ये दिग्गज राक्षस अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ करने में व्यस्त थे। जिन वू ने राक्षस प्राणी की लाश पर एक लंबी नजर डाली। यू जिनहो ने तुरंत जापानी बचे लोगों को स्थान के पास जाने से रोक दिया। जिन वू को हाल ही में यह महसूस हो रहा था, लेकिन खैर, यू जिनहो की बुद्धि उनकी पहली मुलाकात के बाद से काफी तेज हो गई थी। उसके कारण छाया निकालने का काम बहुत आसान हो गया था। वो मुस्कुराया और यू जिनहो की ओर थोड़ी देर तक देखा, फिर अपनी निगाह मृत भयानक की ओर मोड़ दी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया, उठो। प्रिय दर्शकों, घर पर इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मेरे सामने जो दृश्य है वो सचमुच घटित हो रहा है। हेलीकॉप्टर पर सवार रिपोर्टर लगातार आश्चर्य से हौंकता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कैमरा नीचे के दृश्य प्रसारित करने लगा। कई सौ चींटी राक्षस समान रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहे थे और उनके सामने एक परिवर्तित चींटी राक्षस था जिसकी पीठ पर पंख थे। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि बेरू था। वह बढ़ती हुई चींटी सेना के आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने अचानक अपना सिर हवा में ऊपर उठा लिया। उसकी चीख के तेज विस्फोट ने रिपोर्टर को जल्दी से अपने कान बंद करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच सबसे पीछे चल रही चींटियां बेरू की आवाज सुनते ही रुक गईं। उनके सामने 3 दिग्गज राक्षस थे। आकार में अंतर हाथी और चूहे को देखने जैसा था। हालांकि बेरू ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पंजे लंबे ब्लेड की तरह फैले हुए थे और वह आगे बढ़ गया। और उसके पीछे चींटियों की सेना ने भूमि को काले रंग से ढकना शुरू कर दिया। ये तीव्र और खूनी लड़ाई बहुत देर बाद समाप्त नहीं हुई। अरे बाप रे! जैसे ही रिपोर्टर बार बार आश्चर्य से चिल्लाया, चींटियों ने सफलतापूर्वक दिग्गज राक्षसों को नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने अपने नुकीले जबड़े से लाशों को काटना शुरू कर दिया और खा लिया। बेशक बेरू के आदेश के तहत वे राक्षसों के कुछ हिस्से को पीछे छोड़ना नहीं भूले, ताकि बाद में और अधिक छाया सैनिक बनाए जा सके। जहां तक उन चींटियों की बात है जो अपने भले के लिए बहुत अधिक लालची हो गई थी, बेरू की तेज किक ने स्थिति को तुरंत सुझाने के लिए उड़ान भरी।
रिपोर्टर अब साफ साफ उत्साहित आवाज में चिल्ला रहा था। दिग्गज राक्षसों को अभी निगला जा रहा है। इन दिग्गज राक्षसों को अभी कीड़े खा रहे हैं। इंसानों को निगलने की हरकतों से बेलगाम सदमा और डर पैदा करने वाले ये दिग्गज राक्षस बदले में चींटियों द्वारा खाए जा रहे थे। इस दृश्य को देखने वाले जापानी लोगों को एक प्रकार की अकथनीय संतुष्टि की अनुभूति हुई। शायद यही कारण था कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी चींटी सेना पर केंद्रित थी, क्योंकि जिनवू ने खुद शुरुआत से ही फिल्माए जाने से इनकार कर दिया था। एकमात्र समस्या यह है, हेलीकॉप्टर के ठीक बगल में बेरू को उड़ते हुए देखकर रिपोर्टर और कैमरामैन आश्चर्य में पड़ गए और जल्दी से पीछे हट गए। पूर्व चींटी राजा ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी ओर इशारा कर रहे कैमरे को छीन लिया और उसे तुरंत नष्ट कर दिया। रिपोर्टर और कैमरामैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। नीचे जमीन पर वापस लौटने से पहले बेरू ने दो कांपते इंसानों के बीच अपनी शांत निगाहें घुमाईं। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत राहत की सांस ली। एक कारण था कि उन्होंने राक्षस चींटियों की सेना का पीछा किया, जबकि हर बार हजारों डॉलर मूल्य के कैमरे खो रहे थे। अनगिनत दर्शक इन प्राणियों के प्रति प्रबल उत्साह से बिल्कुल पागल हो रहे थे। यही कारण है। कैमरामैन ने तुरंत स्थिति के लिए तैयार अतिरिक्त कैमरा उठा लिया, जबकि रिपोर्टर ने माइक पर समापन शब्द ऐसे बोले जैसे कि वह पहले से ही इस पूरी स्थिति का आदी हो चुका हो। मैं कितामुरा हूं, स्थान से रिपोर्टिंग कर रही हूं। उसने अभी कुछ समय पहले ही प्राथमिक विद्यालय से स्नातक किया होगा। ये युवती आंसुओं से लथपथ चेहरे के साथ चिल्लाती हुई भागी जा रही थी। उसके ठीक पीछे एक दानव ने चेहरे पर घृणित मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। अपने अभी भी छोटे पैरों पर दौड़ते हुए वह कितनी दूर तक जा सकती थी। उनके बीच की दूरियां एक पल में खत्म हो गईं। राक्षस को एक निश्चित विजेता के साथ टैग का ये गेम खेलने में मनोरंजक लगा होगा, क्योंकि यह एक दांतेदार मुस्कान बनाता रहा। यह अपनी भुजा के साथ फैला हुआ था, जो अन्य दानवों की तुलना में कम से कम 1.5 गुना अधिक लंबी थी। और इससे पहले कि इतना क्रूर हाथ उस युवा लड़की को पकड़ लेता, राक्षस की कलाई पर एक ठंडी चमक चली गई। और उसके बाद फूटी नीले रंग की बिजली ने अत्यधिक गर्मी के साथ अब गायब कलाई की कटी हुई सतह को जलाना शुरू कर दिया। दानव अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी कलाई पकड़ते ही दर्द से चिल्लाने लगा। नीले रंग के ब्लेड का मालिक कोई और नहीं बल्कि इग्रिट था। वह घूमा और उस जगह से तुरंत निकलने से पहले पीले चेहरे वाली लड़की को उठाया, जो घुटनों के बल कांप रही थी। दैत्य ने गुस्से से नीचे की ओर देखा। जिस जीव ने बड़ी सफाई से उसकी कलाई काट ली थी, वह अपने शिकार के साथ भागने में व्यस्त था। क्रोधित दैत्य की आंखें तुरंत लाल रंग में रंग गईं। ये दृश्य इतना डरावना था कि देखने वालों की पैंट गीली हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ऐसे भयानक राक्षस के सामने खड़ा था। निस्संदेह ये आयरन था। उसका ग्रेड एलीट नाइट तक पहुंचने के बाद उसका कवच और भी अधिक बढ़ गया था। आयरन ने ढाल को जमीन पर गिरा दिया और अपनी छाती चौड़ी करके गर्व से खड़ा हो गया, और फिर उसके पतवार के नीचे से सचमुच एक तेज दहाड़ निकली। आयरन ने स्किल रोअर ऑफ प्रोवोकेशन को सक्रिय कर दिया है। शत्रु उत्तेजित अवस्था में आ गया है। पहले इग्रिट पर लक्षित राक्षस प्राणी की चकाचौंध तुरंत आयरन पर बदल गई थी। मानो कह रहा हो, हिम्मत है तो आओ। आयरन ने उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया और अपने जितनी बड़ी ढाल को ऊपर उठा दिया। क्रोधित दैत्य की मुट्ठी ने बेरहमी से आयरन पर मुक्का मारा। हालांकि आयरन को 1 इंच भी पीछे नहीं हट पाया। उसके ग्रेड के ऊपर उठने के प्रभाव ने उसे सत्ता के एक नए शिखर पर धकेल दिया था। आयरन ने दर्जनों मुक्कों से कुशलतापूर्वक बचाव किया और फिर जोर से चिल्लाया। जब उसने ऐसा किया तो शैडो सोल्जर्स और आइस बियर्स की सेना, जो सबसे लंबे समय तक जिनवू के साथ थी, ने एक ही समय में राक्षस प्राणी के दोनों ओर से हमला किया। आइस बियर सेना के नेता टैंक ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और जोर से दहाड़ा, जैसे कि वह लंबे समय की निष्क्रियता के बाद युद्ध के मैदान में प्रवेश करने की संभावना से उत्साहित हो गया हो। उसकी दहाड़ इतनी तेज और विस्फोटक थी कि दूर बैठे लोग भी हवा में हल्का कंपन महसूस कर सकते थे। दूर से इस दृश्य को सांस रोककर देख रहा रिपोर्टर अपने बगल वाले कैमरे पर चिल्लाया, क्या आप सब लोग इसे देख सकते हैं? ये सम्मन हंटर सेओंग जिनवू द्वारा बुलाए गए ये जीव स्वयं ही भयानक पर छापा मार रहे हैं। क्या ये सचमुच वास्तविकता हो सकती है? इस रिपोर्टर ने शुरू से ही यूरी ओरलोव के दावों पर विश्वास नहीं किया, और जाहिर तौर पर उसे जिनवू से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन तब न केवल सेओंग जिनवू स्वयं, बल्कि यहां तक कि जिन प्राणियों को उसने अपने आप बाहर जाने का आदेश दिया था, वे तेजी से इन दिग्गज राक्षसों का शिकार कर रहे थे, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। जब रिपोर्टर ने सोचा कि शायद सेओंग जिनवू अकेले ही इस देश को बचा सकता है,
तो उसके सीने के सबसे गहरे हिस्से से कुछ गर्म और शक्तिशाली निकला। ये ठीक तभी था। देखो वहां पर, कैमरामैन ने राक्षस की ओर इशारा किया। रिपोर्टर ने जल्दी से अपनी आंसुओं से भरी निगाहें राक्षस की सामान्य दिशा में घुमाई। ये कैसे हो सकता है? रिपोर्टर ने कराहते हुए कहा। दैत्य की मुद्रा पहले से ही चरमरा रही थी। इग्रिट की तलवार की नोक से बिजली की अनगिनत चिल्लाती हुई बोल्ट लड़खड़ाते राक्षस के सिर पर गिर रही थी। यह इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला सुंदर दृश्य था कि जिसने भी इसे देखा वह भूल गया कि वे आगे क्या कहना चाहते थे। चैप्टर 172। ये स्पष्ट था कि जापानी हंटर एसोसिएशन का मुख्यालय टोक्यो के मध्य जिले में स्थित था, जिसे आमतौर पर जापान के धड़कते दिल के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये केवल तभी तक था जब तक कि दिग्गज राक्षस गेट से बाहर निकलना शुरू नहीं कर देते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, जब शिंजुकू का रैंक एस गेट पूरी तरह से कालकोठरी में तब्दील हो गया, जापानी एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो अग्रिम पंक्ति में तैनात शिकारियों और सैनिकों के बलिदान के माध्यम से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने जल्द ही ओसाका शहर के स्थानीय सरकारी कार्यालयों में एसोसिएशन के मुख्यालय को फिर से स्थापित किया। केवल एक ही कारण था कि उसने देश के उत्तर पश्चिम में स्थित कुछ अन्य शहरों के बजाय इस शहर को चुना। उसने सोचा कि यदि वे ओसाका शहर और उसके 2.66 मिलियन निवासियों की रक्षा करने में विफल रहे, तो जापान के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह उनकी आखिरी रक्षा पंक्ति थी, उनकी मैजिनॉट लाइन। और यही कारण है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने उस घटना का अनुभव किया जब उसने नागोया, जो ओसाका से बहुत दूर नहीं था, के भयानक प्रकार के राक्षसों के हाथों गिरने की खबर सुनी। देश का संपूर्ण विनाश व्यावहारिक रूप से निकट था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मदद की भीख मांगना असंभव हो गया। जापानी एसोसिएशन द्वारा रची गई घृणित योजना को कोरियाई हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई ने पूरी तरह से उजागर किया था। इस कारण कोई भी जापान को अपनी सहायता नहीं देना चाहता था। गोह गनहुई की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद, जापानी सरकार, जो अस्थायी रूप से क्योटो में स्थानांतरित हो गई, ने मात्सुमोतो शिगियो को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया। उसे अपने खून की खातिर सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़े। इस संकट की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर है। हालांकि आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए किसी की आवश्यकता है। कृपया, क्या आप तब तक सजा देने में देरी नहीं करेंगे? जापान के प्रधानमंत्री ने घुटने टेके मात्सुमोतो शिगियो की ओर पीठ करके खड़े होकर थोड़े विचार विमर्श के बाद अपना उत्तर दिया। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने उन पर यह संकट लाया था, लेकिन जैसा कि उसने कहा, किसी को अभी भी कालकोठरी तोड़ने से पैदा हुई गड़बड़ी का ख्याल रखना होगा। इसके बाद सजा हो सकती है। इस आदमी का उदाहरण बनाने में बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि न केवल पैर में बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों में जल रही आग को पहले बुझा दिया गया था। इसी बिंदु पर जिनवू जापानी धरती पर उतरा था। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने दौड़कर उनका स्वागत किया और अपने जूते ठीक से पहनना भी भूल गया। उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी मातृभूमि को भी अपने जैसा ही कष्ट सहने देना चाहता था। उसने यही सोचा था। जब उसने पहली बार जिनवू को हवाई अड्डे पर देखा, तो उसका पूरा शरीर भयानक सदमे से रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? यह आदमी ताकतवर था। मात्सुमोतो कई वर्षों तक एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा, और उसे अब तक कई शक्तिशाली लोगों से मिलने का मौका मिला। ऐसा वह केवल एक नज़र से बता सकता था। वह अपने अब तक के जीवन में अनगिनत शिकारियों के साथ खड़ा था, लेकिन उसने ऐसी कई स्थितियों का सामना नहीं किया था जहां उसकी गर्दन के पीछे के बाल अविश्वसनीय ठंड से सीधे खड़े हो गए थे। नहीं, दरअसल यह उसका पहली बार होगा। यदि उसे जेजू द्वीप पर छापा मारने से ठीक पहले एक बार जिनवू से मिलने का मौका मिलता, तो उसने कोरियाई शिकारियों को उनके विनाश की ओर ले जाने की योजना को तुरंत रद्द कर दिया होता। गोटो रियुजी के उस समय के शब्द, जब वह व्यक्तिगत रूप से जिनवू से मिला था, निश्चित रूप से गलत नहीं थे। उसकी आंखों के ठीक सामने इस कोरियाई शिकारी पर इतना शक्तिशाली दबाव था। हालांकि इस बार के दुश्मन भयानक प्रकार के राक्षस थे जो सीधे रैंकेस गेट से निकल रहे थे। मात्सुमोतो ने निर्णय लिया कि हंटर सेओंग जिनवू कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अकेले उन सभी राक्षसों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उसने हताशा भरी गुहार लगाए। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ओसाका को केंद्र में रखते हुए हमारी रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। जापानी हंटर एसोसिएशन चाहता था कि जिनवू पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे और उसे पर्याप्त समय दे ताकि वो अमेरिकियों या रूसियों के साथ बातचीत कर सके। बहुत बुरा, उस योजना को संबंधित व्यक्ति के एक छोटे से वाक्य के साथ तुरंत खारिज कर दिया गया।
मैंने मना कर दिया, जिनवू ने संक्षेप में अपनी स्थिति बताई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एसोसिएशन का अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो और एसोसिएशन से संबंधित अन्य सभी पार्टियां हड़बड़ाहट में उछल पड़ेंगी। क्या अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह अब राक्षसों को मारना नहीं चाहता था? मात्सुमोतो केवल सीना तानकर ही पूछ सका, फिर इसके बजाय आप क्या करेंगे? मौखिक उत्तर के बजाय जिनवू ने अपने कार्यों से उत्तर दिया। उसने अपने सम्मन को 3 दलों में बांट दिया और उन्हें अपने हिसाब से काम करने को कहा, जबकि उसने खुद भी काम करना शुरू कर दिया। उसने जितने प्राणियों को बुलाया वह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थे, लेकिन फिर भी मात्सुमोतो शिगियो पूरी तरह से किसी और चीज पर अपनी चिंतित था। क्या वो सचमुच सभी दिग्गज राक्षसों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है? दुनिया के हर शिकारी ने एक सुर में कहा था कि ऐसा कारनामा असंभव है, लेकिन क्या वो ठीक वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था? उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं था। अब उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपना और बाकी सभी का भाग्य ऊपर वाले आसमान को सौंपते हुए इंतजार करे। वो हंटर एसोसिएशन मुख्यालय लौट आया और उभरती स्थिति पर जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। अप्रत्याशित रूप से उत्तर जल्द ही वापस आ गया। नागोया शहर, इसे सफलतापूर्वक वापस ले लिया गया है। वह क्या था? उस चौंकाने वाली खबर से मात्सुमोतो शिगियो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हंटर सेओंग जिनवू को निकले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी नागोया में भयानक प्रकार के राक्षस को पहले ही मार गिराया गया था। इससे पहले कि जापानी एसोसिएशन के अध्यक्ष को अपने धड़कते दिल को शांत करने का मौका मिलता, देश के कोने कोने से संदेश आने शुरू हो गए। नकात्सुगवा शहर में एक भयानक शव की खोज की गई है। शिजुओका शहर को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया गया है। ताकायामा और नागानो दोनों शहर पुनः प्राप्त कर लिए गए हैं। हंटर सेओंग जिनवू और उसके बुलाए गए जीव जापान के पूरे देश में बिखरे हुए भयानक प्रकार के राक्षसों को खत्म कर रहे थे, क्योंकि वे टोक्यो की ओर बढ़ रहे थे। ये वास्तव में प्रगति की अविश्वसनीय गति थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो ने असंभव को संभव में बदलने में सक्षम कोरियाई हंटर की शक्ति देखी और वो जहां खड़ा था वहीं कांपने लगा। उसके तेज दिल की धड़कन धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। और अंत में हंटर सेओंग जिनवू, वो कोफू में आ गया है, सर। टोक्यो से केवल 130 किलोमीटर दूर एक शहर कोफू में सभी दिग्गज राक्षसों के मारे जाने की खबर सुनने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। एसोसिएशन अध्यक्ष, उसके कांपते पैर उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वो कोरियाई शिकारी वास्तव में इस देश में पाए जाने वाले प्रत्येक भयानक प्रकार के राक्षस को मारने की योजना बना रहा था। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया। वो अभी क्या कर रहा है? क्या मैंने दक्षिण कोरिया के साथ यही करने की योजना नहीं बनाई है? वो कोरिया की हंटर प्रणाली को नष्ट करने की योजना बना रहा था और जापानी हंटर्स की ताकत का उपयोग करके दक्षिण कोरिया को अपनी इच्छानुसार निचोड़ लेना चाहता था। लेकिन अब स्थिति उलट गई है। जापान और इसकी ध्वस्त हंटर प्रणाली अब एक अकेले व्यक्ति सेओंग जिनवू के अधीन हो गई है। जिस योजना को स्वयं मात्सुमोतो, जापानी एसोसिएशन, शीर्ष जापानी शिकारी और सरकार ने अपने संसाधनों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया और अंततः पूरा करने में विफल रहे, उसे केवल एक व्यक्ति द्वारा कुशलतापूर्वक पूरा किया जा रहा था। ऐसा करने में वो सफल भी हो रहा था। वो स्तब्ध होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और आसपास खड़े होकर अपनी चिंता कर रहे एसोसिएशन के कर्मचारियों को एक नया आदेश जारी किया। क्या तुम सब कुछ देर के लिए मुझे छोड़ सकते हो? मैं 1 या 2 मिनट के लिए अकेला रहना चाहूंगा। जल्द ही उसका कार्यालय खाली हो गया। उसका सिर धीरे धीरे सचमुच नीचे झुक गया। पराजय की एक प्रबल भावना, जिसका स्वाद उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं चखा था, ज्वार की लहर की तरह उसके अंदर आ गिरी। वो हार गया था। वो पूरी तरह से हार गया था। हालांकि पराजय की भावना के बाद जो भावनाएं अंततः उसके पास से निकल गईं, वे आत्मचिंतन और पश्चाताप का एक संक्षिप्त क्षण और अनंत मात्रा में कृतज्ञता थी। उस दिन वो चुपचाप सिसकता रहा और उस दिन भी जिनवू और उसके सम्मन ओसाका से शुरू होकर पूर्व की ओर बढ़ते हुए, प्रत्येक भयानक को मारते हुए, अंततः टोक्यो शहर के दरवाजे पर पहुंचे। 2 और भयानक प्रकार के राक्षस निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। लेवल अप हुआ। काफी समय हो गया था जब से वो इस तरह स्वतंत्र रूप से ऊपर चढ़ पाया था। उसे बमुश्किल याद आ रहा था कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। जिनवू ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जैसे जैसे वो टोक्यो शहर, जहां कालकोठरी तोड़ना मूल रूप से शुरू हुआ था, के करीब पहुंचता गया, उसने अकेले ही 13 भयानक प्रकार के राक्षसों का शिकार किया था। इस दौरान उसका स्तर 6 गुना बढ़ गया। इनमें से प्रत्येक भयानक प्रकार का राक्षस एक बॉस प्राणी के स्तर पर था,
इसलिए उनके द्वारा दिए गए अनुभव बिंदु काफी महत्वपूर्ण थे। बेशक अन्य स्थानों पर उसके शैडो सोल्जर्स द्वारा अर्जित अनुभव अंकों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपनी यात्रा के दौरान जब भी लेवल अप का वो संदेश उसके सामने आया, उसने महसूस किया कि उसका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया है। ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जिनवू ने अपनी दृष्टि में एक स्तर ऊपर आने के उस अद्भुत समयबद्ध संदेश से फिर से अपनी मुठियां भींच ली। उसने अपने मन में एक परिचित आवाज को भी बात करते हुए सुना। ओह मेरे राजा, हमने एक और दुश्मन को मार गिराया है। जिन लोगों ने उसे अतिरिक्त अनुभव अंक भेजे वे बेरू की चींटी सेना थी, जिसके पास सबसे तेज मार्चिंग गति भी थी। हालांकि यह एक स्पष्ट परिणाम था जब इस तथ्य पर विचार किया गया कि बेरू उसके पास सबसे मजबूत छाया सैनिक था, और शुरुआत में चींटियों की संख्या भी काफी बड़ी थी। पूर्व चींटी राजा हमेशा अपने दुश्मनों को मारने के बाद जिनवू को रिपोर्ट करता था। जिनवू ने चींटी सेना की उपलब्धियों पर बधाई दी। आप सभी ने अच्छा किया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, हे मेरे राजा। जिनवू ने बेरू के साथ संचार समाप्त कर दिया और अपनी तीनों सेनाओं में से प्रत्येक की स्थिति की जांच करने के लिए सेंसरी शेयरिंग का उपयोग किया। हालांकि यह बेरू के नेतृत्व वाली चींटी सेना की सीमा तक नहीं था। फैंग्स के नेतृत्व में हाई ऑक्स की सेना और एग्रिट के नेतृत्व में कुलीन सैनिकों की सेना भी अपनी प्रगति में बाधा रहित थी। जिनवू को अपने सैनिकों के स्तर से वास्तव में प्रसन्नता महसूस हुई जो उल्लेखनीय हद तक बढ़ गए थे। बड़े भाई, क्या हमें आज रात यहाँ शिविर लगाना चाहिए? जिनवू ने अपनी आंखें खोली और संवेदी साझाकरण समाप्त किया। यू जिनहो वाहन की डिक्की से निकाले गए तंबू को पकड़कर एक प्रश्न पूछ रहा था। जिनवू ने यह देखने के लिए अपना सिर उठाया कि दिन समाप्त हो रहा था। शाम नीचे जमीन पर अपनी छाया डाल रही थी। स्टोर से खरीदे गए सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि के प्रभाव के साथ साथ लेवलिंग के कारण उसकी थकावट का गेज इतना अधिक नहीं था। हालांकि हाल ही में उसकी मानसिक थकान निश्चित रूप से बढ़ गई थी। लगता है मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। जिनवू ने सिर हिलाया। आज का शिविर स्थल तय हो चुका था। उन्होंने जल्दी से तंबू लगाया और रात का खाना खाने के लिए तैयार हो गए। गर्मी बहुत पहले ही शांत हो गई थी और बढ़ती शाम की हवा ठंडी लग रही थी। अब शरद ऋतु आ चुकी थी। जिनवू ने मन ही मन सोचा कि सर्दी बस आने ही वाली है, क्योंकि उसने जापानी एसोसिएशन द्वारा उसे दिए गए भोजन को गर्म किया। यदि उन्हें मानव सभ्यता के उत्थान और पतन को ऋतुओं के आधार पर विभाजित करना था, तो टोक्यो के बाहरी किनारों की उपस्थिति निश्चित रूप से पूरी तरह खिलने वाली सर्दियों की आभा प्रदान करती थी। हालांकि किसी कारण से टोक्यो, जो अब एक शहर जैसा नहीं था, उसे कुछ कुछ परिचित दृश्य जैसा लगा। मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? जिनवू ने अपना उत्तर खोजने से पहले थोड़ी देर तक अपनी यादों को खंगाला। राक्षस का महल। उसने उस समय जो खंडहर ढहते हुए शहर देखे थे, वे टोक्यो के वर्तमान स्वरूप से मिलते जुलते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी कोई आग की लपटें नहीं जल रही थी। जब उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे तो उसकी अभिव्यक्ति पर एक अंधकार छा गया। ये हो सकता है दानव के महल की पहली मंजिल से लेकर अंतिम मंजिल तक कालकोठरी के भीतर पाया गया हर शहर लगभग पहचान से परे नष्ट हो गया था। यदि यह संकेत देने का सिस्टम का तरीका था, तो तथाकथित वास्तुकार उसे क्या बताना चाह रहा था? जिनवू मन ही मन मुस्कुराया। क्या अब यह सचमुच मायने रखता है? तथाकथित वास्तुकार, सिस्टम का प्रबंधक, मर गया था और कालकोठरी के अंदर चला गया था। ये देखते हुए कि उसके बाद कोई और संपर्क नहीं हुआ, कम से कम ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के अभी भी जीवित रहने की संभावना कम थी। और भले ही उस समय मैंने जो देखा वह आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी थी, मैं उन्हें रोकूंगा। यही कारण है कि वह निरंतर मजबूत होता गया। वह अधिक ताकत का पीछा करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उन शक्तियों के साथ खिलवाड़ करे जिनके खिलाफ वह लड़ नहीं सकता था। उसका स्तर बढ़ा, उसे नए कौशल मिले और उसका स्तर और भी ऊंचा उठा। और आखिरकार वो इस समय आ ही गया। ब्लैक हॉट एक बार जोर से धड़का, मानो उसके विचारों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। जिनवू ने यह महसूस करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया कि उसके होठों पर एक पतली मुस्कान फैल गई। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बताया कि वो पूरी तरह से सामान्य है। हमें आपके साथ कोई असामान्यता नहीं मिली, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने प्रस्थान से एक दिन पहले जिनवू अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच कराने के लिए एक अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसका ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, लेकिन फिर भी दूसरे दिल या उसके जैसी किसी चीज का पता लगाने में असफल रहा। तो फिर ब्लैक हॉट उसके शरीर के भीतर होने वाला कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसका अस्तित्व था और वह निश्चित रूप से इसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था, लेकिन यह वास्तविकता में भी अस्तित्व में नहीं था।
उसका मतलब क्या है? जिन वू मन ही मन हंसा। उसे इस बात से थोड़ी राहत मिली कि उसके शरीर की संरचना अन्य लोगों से अलग नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा था, तो उसकी छाती से ये कंपन कहाँ से आ रही थी? तभी टोक्यो शहर के केंद्र से हल्की हवा चली, और इसमें चिपचिपी और पूरी तरह से भयावह जादुई ऊर्जा थी जिसकी थाह लेना भी मुश्किल था कि यह कितनी घनी थी। बड़े भाई, यू जिनहो ने चिंतित भाव व्यक्त किया। ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक शक्ति स्तर था जिसे उसके जैसा कम समझ वाला व्यक्ति भी समझ सकता था। जिन वू ने बिना शब्द कहे अपना सिर हिलाया। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह हवा कहाँ से चली। ये शिंजुकू में गेट की रखवाली करने वाले उस राक्षस दानव से था। अब तक उसने अन्य दिग्गज राक्षसों से जो आभा महसूस की थी, उसकी तुलना में यह आभा बिल्कुल दूसरे दायरे में थी। वो इतनी दूर था, फिर भी वहां एक पल के लिए उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि जिन वू के चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी, मानो वो जादुई ऊर्जा की उस शक्तिशाली लहर का जवाब दे रहा हो। ब्लैक हॉट पहले से भी अधिक तेज धड़कने लगा। उस राक्षस को मारने के बाद उसे कितने स्तर प्राप्त होंगे, साथ ही इसकी छाया से कौन सा सैनिक निकलेगा? उसके भीतर पहले से ही प्रत्याशा उमड़ रही थी। चैप्टर 173। एग्रिड की विशिष्ट सैनिक सेना टोक्यो पहुंचने वाली पहली सेना थी। फैंग की हाई ऑक सेना आने वाली अगली थी। एग्रिड ने निकट आ रही हाई ऑक सेना को देखा और उनके सरदार को अभिवादन के रूप में अपना सिर हल्के से हिलाया। फैंग के होठों के कोने, जो उसके काले होठ के नीचे छिपे हुए थे, ऊपर की ओर उठे और उसने भी अपना सिर हिलाया। विशिष्ट सैनिकों की सेना, उनके साथ काम करने वाले आइस बेयर्स का प्रभाग और हाई ऑक सेना अब एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे, और थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते कदमों की आवाज आसपास की हवा में समान रूप से गूंज रही थी। राख ग्रे कोहरे के ठीक परे छाया सैनिकों की एक बड़े आकार की बटालियन उस स्थान के पास पहुंची। उन सैनिकों के अनुरूप जिन्होंने सबसे लंबा रास्ता अपनाया था, लेकिन अधिकांश दिग्गज राक्षसों का शिकार भी किया था, बेरू और उसकी चींटी सेना सबसे बाद में पहुंची थी। पूर्व चींटी राजा ने झुंड का नेतृत्व किया और सबसे पहले धूल के कोहरे से बाहर निकला। पहले की तरह एग्रिड ने सबसे पहले शुभकामना संदेश भेजा। हालांकि बेरू ने स्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया और एग्रिड के ठीक पीछे चला गया। सम्मानजनक तरीके से एक घुटने पर घुटने टेकने से पहले जिनवू की पीठ तक चला गया। आप सभी आ गए हैं। तभी जिनवू ने अपने पीछे देखने के लिए दूर स्थित राक्षस से अपनी आंखें हटा ली। हर कोई, आप सभी ने अच्छा किया। जैसे ही उसने उन सभी का स्वागत किया, प्रत्येक छाया सैनिक ने बेरू के उदाहरण का अनुसरण किया और एक घुटने पर झुक गया। बर्फ के भालू शारीरिक रूप से घुटने टेक नहीं सकते थे, इसलिए वे बस साष्टांग झुक गए। उनकी नाक नीचे जमीन पर चिपकी हुई थी। कुलीन सैनिकों, आइस बियर्स, चींटियों, हाई ऑक्स और नागाओं के साथ साथ उनके द्वारा भर्ती किए गए अन्य प्रकार के छाया सैनिकों सहित हर कोई, उनके लगभग 1000 छाया सैनिक एक स्थान पर एकत्र हुए थे। तुम सब खड़े हो जाओ। जिन वू ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का इशारा किया और उसके सभी सैनिक सीधे खड़े हो गए। ये सचमुच एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। यू जिनहो इस दृश्य से पूरी तरह से अचंभित हो गया और शैडो सोल्जर्स को चकित होकर देखता रहा। कितनी राहत है कि यह बड़े भाई के कौशलों में से एक है, अन्यथा अगर ये असली राक्षस होते। हालांकि वह जानता था कि कोई भी बुरी घटना नहीं होगी, फिर भी उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने इन कई राक्षसों के दृश्य की कल्पना की थी जो इतनी शक्ति का दावा करते थे कि वे एक साथ घूम रहे थे। ये सचमुच एक राहत की बात थी कि ये लोग सहयोगी थे। उसे अपने बड़े भाई के अलावा उस विवरण को संलग्न करने के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति कहाँ मिलेगा? दुर्भाग्य से उसके ठीक पीछे एक और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। यू जिनहो बमुश्किल अपनी सूखी लार निगलने में कामयाब रहा और सावधानी से अपने पीछे देखा। वहां एक अकेला दैत्य खड़ा था। इस राक्षस प्रकार के राक्षस का आकार इस स्थान की यात्रा के दौरान देखे गए अन्य राक्षसों की तुलना में बिल्कुल अलग पैमाने पर था। आकाश में इतनी दूर किसी भयानक के सिर को घूरकर देखने से वो यह नहीं बता सकता था कि वह किसी वास्तविक राक्षस को देख रहा है या किसी ऊंची इमारत को। उसके मुंह से सदमे की आह निकल गई। एक वीडियो क्लिप से इसे देखने और अपनी 2 आंखों से इसे देखने के बीच बहुत बड़ा अंतर था। जिन वू मुस्कुराया और अपना हाथ यू जिनहो के सिर के ऊपर रखा, क्योंकि यू जिनहो ने खुद को अपना मुंह बंद करने में असमर्थ पाया। अरे यार, इस डर से आपका जबड़ा टूट जाएगा। यू जिनहो को अंततः अपनी बुद्धि वापस आ गई और उसने शर्मिंदगी से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। जिन वू ने बच्चे के सिर से अपना हाथ हटा लिया और बॉस स्तर के भयानक प्रकार के राक्षस को निःशब्द घूर कर देखा। इतना बड़ा राक्षस अस्तित्व कैसे हो सकता है? वो जीवन रूप बहुत बड़ा था।
उस चीज से निकलने वाली भयानक जादुई शक्ति ने उसे इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये देखना बहुत अप्रिय था। उसे महसूस हुई इस अप्रियता से छुटकारा पाने के दो तरीके थे। या तो इस अप्रियता के स्रोत से जितना संभव हो सके दूर भागे और सब कुछ भूल जाए, या समस्या के कारण को ही जड़ से खत्म कर दे। वो कौन सा विकल्प अपनाएगा, यह उसी क्षण तय हो गया था जब उसने कोरिया छोड़ा था। नहीं, जिस क्षण जिन वू जाग गया था। वास्तव में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपने दिल की अथक धड़कनों का आनंद लिया और अचानक उन्हें दोबारा खोलने से पहले सुरक्षित दूरी पर पहुंचो। हाँ बड़े भाई, यू जिन्हो ने दृढ़ चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से दूर जाने के लिए तेजी से छाया सैनिकों के बीच भाग गया। जिन वू ने धैर्यपूर्वक बच्चे के पर्याप्त सुरक्षित दूरी तक पहुंचने का इंतजार किया और फिर अपने नए जोड़े गए परिवार के सदस्यों को बुलाया। बाहर आओ। हालांकि बॉस स्तर के भयानक जितने राक्षस नहीं थे, कई राक्षस छाया सैनिक जमीन से ऊपर उठे। नंबर 1 से नंबर 13 तक सबसे पहले कौन निकाला गया के क्रम के अनुसार जिन वू ने अपने जॉइंट शेडो सोल्जर्स का नाम नंबर 1 से नंबर 13 रखा। अपनी छाया सेना के सामने खड़ी इन राक्षस आकृतियों को देखकर उसे काफी प्रसन्नता महसूस हुई, जिससे उसकी पूरी सेना पहले से भी अधिक भरोसेमंद लगने लगी। ये पर्याप्त होना चाहिए। जिन वू को लगा कि यह पर्याप्त तैयारी है और उसने अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ऊपर आकाश की ओर इशारा किया, सभी छाया सैनिक हमला करने के लिए तैयार हो गए। उसके सैनिक सभी काले कवच में सजे हुए और बढ़ते धुएं में लिपटे हुए थे। जिन वू ने बॉस स्तर के भयानक राक्षस का सामना करने से पहले अपने छाया सैनिकों को एक एक करके स्कैन किया। प्राणी उदासीनता से उसे घूर रहा था, जैसे कि उसकी निश्चित सीमा में प्रवेश न करने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और यही बात मुझे उस आदमी में पसंद नहीं है। जिन वू इस बात से काफी दुखी था कि एक छोटा सा राक्षस इतनी ऊंचाई से उसे देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फूट पड़ी और आकाश की ओर इशारा करने वाला हाथ अगले भयानक राक्षस की ओर इशारा कर रहा था। बेरू ने अपना सिर ऊंचा उठाया और जोर से चिल्लाया, चींटियां, बर्फीले भालू, दानव। वहां एकत्र लगभग हर एक छाया सैनिक बॉस स्तर के भयानक राक्षस की ओर एक ही बार में आगे बढ़ गया। छाया सेना के भीषण मार्च ने नीचे की जमीन हिला दी। धरती हिल गई और तेज धूल भरी आंधी चली और जल्द ही जिन वू के सैनिक जॉइंट के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तभी ऐसा हुआ, आसपास की हवा अचानक बदल गई। क्या बकवास है? जिन वू के मुंह से सदमे जैसी चीख निकल पड़ी। बॉस जॉइंट उसकी नजरों से ओझल हो गया था और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो उसके आधे छाया सैनिक पहले ही नष्ट हो चुके थे। इसने एक स्लाइडिंग टैकल किया। स्लाइडिंग टैकल के अलावा बॉस जॉइंट द्वारा अपने सैनिकों को अपने फैलाए हुए पैर से उड़ाने का वर्णन करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त शब्द नहीं था। यह एक अथाह विनाशकारी शक्ति थी। उस एक ही हमले से एक राक्षस इकाई जो कि शैडो आर्मी थी, आधे में विभाजित हो गई। निःसंदेह उसके सैनिक वहां नरसंहार करने के लिए ही पीछे नहीं खड़े थे। इससे पहले कि दानव के पैर से उठी धूल शांत हो जाए, फैंग ने खुद को राक्षस बना लिया और राक्षस के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने एक गहरी गहरी सांस ली क्योंकि उसकी छाती काफी चौड़ी हो गई थी। उसके मुंह से आग की लपटों का एक निरर्थक राक्षस स्तंभ फूट पड़ा। फैंग्स का यह हमला आग के प्रति जन्मजात प्रतिरोध वाले उन राक्षसों को भी एक सांस में पिघलाने में सक्षम था। दुर्भाग्य से दानव ने इस धधकते नरक को अपने हाथ की हथेली से रोक दिया। जिन वू को महसूस हुआ कि फैंग जो कुछ हो रहा था उससे आश्चर्यचकित हो रहा था। अभी भी निचली स्थिति में रहते हुए राक्षस ने आसपास के क्षेत्र में एक राक्षस छाया सैनिक का टखना पकड़ लिया। उसका राक्षस सैनिक एक नियमित इमारत जितना बड़ा बॉस स्तर के राक्षस के हाथ लगने के बाद एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था और इस प्राणी ने राक्षस सैनिक को सीधे फैंग्स पर फेंक दिया। वह अपने दूसरे हमले के लिए एक और सांस लेने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उड़ पाता, उड़ते सैनिक ने उसे मार गिराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। जिन वू की आंखें एक ब्लेड की तरह सिकुड़ गईं जब उसने फैंग्स को काले धुएं में बिखरते देखा। यह उस बिंदु से आगे बढ़ा, 1 के विरुद्ध 1000। उसके शैडो सोल्जर्स और बॉस स्तर के भयानक राक्षस के बीच उचित लड़ाई वास्तव में शुरू हुई। नहीं, ये हिंसा का इतना एक तरफा प्रदर्शन था कि इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। दानव के हमलों से छाया सैनिक लगातार और अंतहीन रूप से कुचले गए। एक मुक्का, एक थप्पड़, एक कोहनी गिराना, एक घुटना, पैर का पिछला हिस्सा और उसका निचला हिस्सा। बॉस स्तर के भयानक राक्षस की एक हरकत और दर्जनों सैनिक बह गए। बॉस स्तर के भयानक राक्षस की आकर्षक हरकतें आसानी से उच्चतम रैंक वाले हाथापाई प्रकार के हंटर की गति से अधिक हो गईं।
बेरू ने चींटियों की सेना को रौंदते हुए देखा और आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जिन वू ने अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। बेरू एक कदम पीछे हट गया। बेरू और इग्रिट दोनों जिन वू के बगल में खड़े थे और उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युद्ध में शामिल होने की इच्छा के स्पष्ट संकेत प्रदर्शित किए। हालांकि अभी समय नहीं आया है। जिन वू के होंठ एक सीधी रेखा में कसकर बंद थे। सैनिक बार बार विनाश और पुनरुद्धार से गुजरे, जिसके परिणामस्वरूप उसका एमपी चिंताजनक दर से कम हो गया। वास्तव में दर इतनी गंभीर थी कि ब्लैक हॉट की बदौलत अब उसके पास मौजूद एमपी का राक्षस भंडार भी बरकरार नहीं रह पाएगा। हालांकि जिन वू धैर्यवान रहा और हिला नहीं। उसने शांति से दूर से दैत्य को देखा। उसने अपनी अमर सेना को चारे के रूप में भेजा और प्राणी की कमजोरियों की खोज की। इस छापेमारी के लिए यही उसकी योजना थी। दैत्य ने छाया सैनिकों को अपने घुटने से कुचल दिया और अपनी मुट्ठी से जमीन पर मुक्का मारने लगा। जमीन ऐसे हिली मानो भूकंप आ गया हो और दर्जनों सैनिक काले धुएं में गायब हो गए। यह एक भयानक युद्ध की स्थिति थी जो राक्षस की उत्तम रक्षा और भयानक विनाशकारी शक्ति द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इस सब से उसे कुछ हासिल हुआ। इस उजाड़ बंजर भूमि के भीतर, जो कभी टोक्यो का केंद्र हुआ करता था, जिन वू की आंखें उसकी एकाग्रता के भयावह स्तर से चमक रही थीं। जैसा मैंने सोचा था, जैसा कि अपेक्षित था, कोई भी हमला दानव की कठोर त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसने अपनी राक्षस जादुई ऊर्जा को एक अभेद्य खोल की तरह अपने चारों ओर पहन लिया था। प्राणी को अपनी रक्षात्मक क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद का बचाव करने की जहमत भी नहीं उठाई और एक के बाद एक हमले करना जारी रखा। हालांकि एक अपवाद था। एक क्षण ऐसा आया जब दैत्य ने अपराध के बजाय बचाव को चुना। ऐसा तब होगा जब फैंग्स ने पहले भयानक राक्षस के चेहरे पर फायर ड्रैगन की सांस उगल दी थी। तभी इसने अपना चेहरा बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। यदि संयोग से यह एक साधारण संयोग नहीं था, तो जिन वू ने अपना स्काई ड्रैगन बुलाया। कैसल तुरंत छाया से बाहर निकला और शानदार अंदाज में अपने राक्षस पंख फैलाए। जिन वू तेजी से कैसल की पीठ पर चढ़ गया। बेरू, एग्रिट। जिन वू की पुकार से बेरू के पंख फैल गए, जबकि एग्रिट अपने संप्रभु के पीछे चढ़ गया। जल्द ही कैसल ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने 2 नए यात्रियों को लेकर उड़ान भरी। जमीन तेजी से और दूर बढ़ती गई। वे चारों हवा में ऊंचे उड़ गए और एक सीधी रेखा में राक्षस के सिर की ओर उड़ गए। यह तब था। दैत्य की दृष्टि उसकी ओर घूम गई। भले ही यह लगभग 1000 छाया सैनिकों के साथ एक हिंसक उलझन के बीच में था, फिर भी इसमें कैसल और बेरू को अति उच्च गति से आने का पता लगाने का समय था। ये देखकर जिन वू ने समझ में अपना सिर हिलाया। इससे उसके एक और सिद्धांत को बल मिला। ये राक्षस निश्चित रूप से युद्ध के दौरान समय को विभाजित कर सकता है और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, जैसे कि जिन वू अपनी एजिलिटी स्टेट के साथ करता था। और यही कारण है कि यह चीज अन्य भयानक राक्षसों की तुलना में इतनी आश्चर्यजनक गति प्रदर्शित कर सकी। बॉस ने उसके शरीर को चारों ओर घुमा दिया। जिन वू की दृष्टि ने प्राणी के राक्षस कंधों को हिलते हुए देखा। जिन वू और एग्रिट ने कैसल की पीठ से लात मारी। बाद में पलक झपकते ही दानव की मुट्ठी कैसल पर जा पड़ी। जिन वू ने कैसल को काले धुएं में विस्फोट करते हुए देखा। उसकी भौहें कांप रही थी। अपने सैनिकों को इस तरह नष्ट होते देखना अभी भी एक सड़ा हुआ एहसास था। यदि कोई बचाने वाली बात होती, तो वह ये तथ्य होता कि उसके क्रोध का निशाना उसके चेहरे के ठीक सामने था। एग्रिट ने सबसे पहले हमला किया था। उसने हवा में ऊंची छलांग लगाई और डेमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड को नीचे घुमाया। तलवार की नोक से जीवन में कड़कती हुई बिजली की एक नीली रेखा दानव के चेहरे पर बरस पड़ी। बिजली से बचने के लिए बॉस ने तेजी से अपना सिर पीछे झुकाया। एक बार फिर वह अपने चेहरे पर किए गए हमले से बच गया। जिन वू को अब यकीन हो गया था कि उसका कमजोर बिंदु कहाँ था। उसने तुरंत खुद को दैत्य के चेहरे के करीब लाने के लिए शासक के अधिकार का इस्तेमाल किया। बेरू भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, दानव राजा की छोटी तलवार। जिन वू ने अचानक अपने हाथों में दिखाई देने वाली 2 शॉर्ट स्वर्ड को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में बेरू के पंजे भी पूरे फैल गए। जिन वू और बेरू का संयुक्त हमला ऊपर आसमान में हुआ। जमीन पर मौजूद शैडो सोल्जर्स खुद को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने में सफल रहे। उन्होंने भयानक प्राणी के टखनों को निशाना बनाया और अपने लक्ष्य पर हमला कर दिया। जादुई सैनिकों के हाथों से उड़ती हुई आग की लपटें दानव के शरीर से टकरा गईं और विस्फोट करती रहीं। बिजली के बोल्ट चटकते रहे और नीचे गिर पड़े। आग की लपटें फूटने लगी और दानवों का काटना और फाड़ना जारी रहा। जिन्होंने इस मतिभ्रम जैसी लड़ाई को शुरू से अंत तक बिना एक भी मौका गंवाए देखा।
उसके पास शब्द ही नहीं थे। यह अब एक शिकारी और राक्षस के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, यह एक राक्षस और दूसरे राक्षस के बीच की लड़ाई थी। एक ऊंची इमारत के आकार का राक्षस और बड़ा भाई एक साथ लगभग 1000 सम्मनों का आदेश दे रहा था। अगर किसी ने यू जिनहो से पूछा कि इस तस्वीर में और भी अधिक राक्षस जैसा कौन है, तो उसने सोचा कि वह ऐसा नहीं करेगा तुरंत उत्तर देने में सक्षम हो। ये सचमुच खेदजनक बात थी कि वह इस युद्ध का एकमात्र गवाह था। यू जिनहो ने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की, जो उसकी छाती में विस्फोट करने के लिए तैयार था, और उसने अपनी आंखें जिनवू की स्थिति पर मजबूती से टिकाए रखी। यही वह क्षण था जब जिनवू की तलवार ने राक्षस की आंख में गहरी चोट मार दी। बॉस ने अपना सिर जोर जोर से इधर उधर हिलाया और बुरी तरह इधर उधर भागा। हालांकि तमाम झटकों के बावजूद जिनवू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये काम कर रहा है। उसने राक्षस की आंख में छेद करने वाली शॉर्टस्वर्ड को कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से एक कौशल को सक्रिय किया। हिंसक स्लैश दानव की यह विशेष आंख जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो गई। राक्षस ने अपने ऊपरी धड़ को टेढ़ा कर लिया और विरोध किया, लेकिन फिर भी जिनवू को हिला पाना असंभव था। जब वो दृढ़ता से दैत्य की आंख से चिपक गया, तो उसने अपने पीछे की ओर देखा। बेरू, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। बेरू तुरंत समझ गया कि उसका राजा क्या चाहता है और वो अविश्वसनीय गति से उड़कर दानव की आंख के छेद में घुस गया। बाहर से जिनवू जबकि अंदर से बेरू, दोनों के संयुक्त हमलों ने एक साथ अंदर और बाहर से राक्षस चेहरे को चीरना शुरू कर दिया। भयानक राक्षस का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी एक ध्वनिहीन चीख निकली। जैसे ही राक्षस ने एक पल के लिए हमला करना बंद कर दिया, चींटियों ने अपने प्रयासों को प्राणी के टखने पर केंद्रित किया और अंततः अपने लक्ष्य में सफल हो गई। एक पैर में कंडराक होने के बाद राक्षस शक्तिहीन होकर एक घुटने पर गिर गया। जमीन बड़े पैमाने पर ढहते वजन का सामना नहीं कर सकी और बहुत बुरी तरह से हिल गई। फिर भी जिनवू और बेरू का संयुक्त हमला जारी रहा। हिंसक स्लैश दैत्य शुद्ध पागलपन में इधर उधर छटपटा रहा था, लेकिन जितना अधिक उसने किया, जिनवू के हमले उतने ही तीव्र और चालाक होते गए क्योंकि वो राक्षस के चेहरे पर चिपक गया था। एक निश्चित बिंदु के बाद दानव का प्रतिरोध बंद हो गया। उसका राक्षस शरीर धीरे धीरे एक ओर झुकने लगा और अंत में दैत्य का वास्तव में राक्षस शरीर जमीन पर गिर गया। तभी जिनवू ने अपने सिर में परिचित यांत्रिक बीप की आवाज सुनी। आपने अपने शत्रु को हरा दिया है। लेवल अप हुआ। लेवल अप हुआ। जिनवू की बंद मुट्ठी और भी जोर से पकड़ ली। मैंने ये किया है। जिनवू हल्के से वापस जमीन पर गिरा और राहत की सांस लेने वाला था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी हरकतें पूरी तरह से रोक दी। चैप्टर 174। जिनवू ने जल्दी से संदेश विंडो वापस लाया। उसके पास अपने स्तर के लगातार 4 बार ऊपर जाने की सूचनाओं का आनंद लेने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें फिलहाल पहले संदेश पर ही टिकी थी। अरे बाप रे! जिनवू की आंखें लगभग बाहर आ गईं। आपने अपने शत्रु को हरा दिया है। ये बॉस राक्षस नहीं था। उसकी चौंकी हुई निगाहें जमीन पर गिरे हुए भयानक राक्षस पर चली गईं। उसकी सुस्त आंखों में कोई ध्यान नहीं था। अविश्वसनीय शक्ति जो अन्य दिग्गज राक्षसों की तुलना में दूसरे क्षेत्र में थी, और जबरदस्त आभा जिसने जिनवू को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्राणी किसी बॉस की तरह दिखता था, लगता था और उसकी गंध आती थी, फिर भी जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। सिस्टम के संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह चीज एक नियमित राक्षस थी। ये तब था। उसने दूर से आती हुई यू जिनहो की अत्यधिक उत्तेजित आवाज सुनी। जिनवू ने तेजी से अपना हाथ उठाया और चमकती आंखों वाले यू जिनहो को यहां दौड़ते हुए संकेत दिया कि उसे वहीं रुक जाना चाहिए। यह अज्ञात था कि क्या वो एक अच्छा श्रोता था या शायद वो आसानी से डर गया था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना बच्चा अपनी धुन में जम गया। इस बीच जिनवू की चकाचौंध पहले से भी अधिक गंभीर हो गई। आपने कालकोठरी के मालिक को मार डाला है का संदेश अभी तक सामने नहीं आया था, जिसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह छापा अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां भी यही एकमात्र संदिग्ध चीज नहीं थी। इस राक्षस पर शैडो एक्सट्रैक्शन करना भी असंभव था। वो शव से कोई काला धुआं उठता नहीं देख सका, जो शव को निकाले जाने का स्पष्ट संकेत था। और जैसा कि उसे संदेह था, जब उसने दैत्य की लाश को जोर से देखा जैसे कि उसमें एक छेद कर रहा हो, तो उसके सिर में एक यांत्रिक बीप बज उठी। लक्ष्य पर छाया निष्कर्षण करना असंभव है। क्या चल रहा है? जिनवू की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं क्योंकि स्थिति कई मायनों में उसकी अपेक्षा से अधिक होने लगी, लेकिन तभी उसे कहीं से हड्डियों के आपस में टकराने की आवाजें सुनाई दी। दानव का जबड़ा अचानक फिर से हिलने लगा था,
प्राणी का मुंह खुला हुआ था और वहां से एक मानव आकार की चीज निकली। जिन वू स्पष्ट रूप से युद्ध की मुद्रा में आ गया। उसके हाथों में बुलाए गए ब्लेडों से तेज रोशनी चमक रही थी। सौभाग्य से दानव के मुंह से आने वाली आवाज परिचित निकली। ओह मेरे राजा, यह मैं हूं, बेरू। जिन वू के प्रति उचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने से पहले पूर्व चींटी राजा खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और बाहर निकल गया। ये केवल आप पर है। जिन वू ने अपनी सतर्कता कम कर दी। बेरू के दैत्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसकी उपस्थिति राक्षस की लगभग अथाह जादुई ऊर्जा से छिप गई और परिणामस्वरूप उसे अलग करना क्षण भर के लिए असंभव हो गया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में बेरू था, जिन वू ने अपनी शॉर्ट्सवॉर्ड्स को वापस अपने स्टोरेज में लौटा दिया। सिर से पांव तक दैत्य के मांस और खून से लथपथ बेरू आगे की ओर बढ़ा। ये कल्पना करना इतना कठिन नहीं था कि पूर्व चींटी राजा ने राक्षस के सिर के भीतर कितना संघर्ष किया था। जिन वू मुस्कुराहट के साथ अपने माथत की दिल से प्रशंसा करने वाला था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक पल में खराब हो गई। आखिर इस बदबू का क्या कारण है? जैसे जैसे बेरू करीब आ रहा था, सचमुच एक घृणित गंध तीव्र होती जा रही थी। शायद उसे भी इसकी गंध महसूस हो रही थी, साथ ही उसकी अभिव्यक्ति भी गहराई से सिकुड़ी हुई थी। अंततः वो जिन वू के सामने खड़ा हुआ और गरिमापूर्ण ढंग से अपना सिर झुकाया। तो ठीक है, जिन वू अपने चींटी सैनिक को अच्छी तरह से किए गए काम के संकेत के रूप में कंधे पर थपथपाने वाला था, लेकिन उसे वहां अज्ञात प्रकृति का एक पीला तरल मिला और उसने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया। तुमने अच्छा किया, बेरू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, हे मेरे राजा। जिन वू शायद गलत था जब उसने सोचा कि उसने चींटी सैनिक से थोड़ी उदास आवाज सुनी है। किसी भी मामले में उसे जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, वह बेरू के कंधे पर मौजूद इस अजीब तरल की पहचान नहीं थी। यदि यह अति राक्षस भयानक प्रकार का राक्षस कालकोठरी का मालिक नहीं था, तो असली मालिक कहाँ था? जैसे ही वो विचार जिन वू के दिमाग में आया, ये हुआ। अचानक उसके चारों ओर की हवा कांप उठी। एक और बदलाव को महसूस करते हुए जिन वू ने जल्दी से अपना पहरा बढ़ा दिया। बेरू ने भी खतरे को थोड़ी धीमी गति से महसूस किया और अपने संप्रभु के सामने पहरा देने के लिए तुरंत अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। ठीक उसके बाद हवा के एक तेज झोंके ने उन पर हमला कर दिया। जिन वू का माथा सिकुड़ गया। तूफानी हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ों, जड़ों और सब कुछ को उखाड़कर उसके चारों ओर चली गई, लेकिन फिर वे अचानक कहीं और उड़ गई। हंगामा लगभग तुरंत ही शांत हो गया। बेरू ने फैसला किया कि स्थिति सामान्य हो गई है और वह जिन वू के सामने से हट गया। इस बीच बाद वाले ने आसपास का सर्वेक्षण किया और केवल सदमे में हौंफने लगा। ये कैसे हो सकता है? अभी जिस चीज ने उस पर अचानक हमला किया, वो हवा के कुछ झोंके नहीं थे। नहीं, जिसे उसने गलती से तूफानी हवाएं समझ लिया था, वह केवल मृत दैत्य के पास मौजूद भयानक घृणित और अथाह जादुई ऊर्जा थी। जादुई ऊर्जा की वह भारी मात्रा आसपास की हर चीज को अपने पंजों से काटकर दूर ले गई और पूरी तरह से कहीं और चली गई। यू जिनहो के बारे में क्या? जिन वू जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा जहां यू जिनहो था। शुक्र है कि एग्रेट द्वारा बचाए जाने के कारण बच्चा सुरक्षित बच गया। जिन वू ने राहत की सांस ली। अब जब उसे अपने आसपास खोजने के लिए और अधिक छूट मिल गई, तो जिन वू ने तुरंत अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां वह राक्षस जादुई ऊर्जा गायब हो गई थी। ये गेट के काफी अंदर था। मृत दैत्य के पास मौजूद जादुई ऊर्जा की हर एक बूंद को गेट में खींच लिया गया। ऐसा लगा मानो गेट ने ही उस जादुई ऊर्जा को निगल लिया हो। गेट को अवरुद्ध करने वाला काला बाधा बहुत समय पहले कालकोठरी ब्रेक के दौरान टूट गया था। गेट का आंतरिक भाग, जो कालकोठरी के अंदर था, बाहर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो हवा धीरे धीरे चिल्ला रही हो। जिन वू ने सोचा कि उसने अब तक अपने जीवन में सभी प्रकार के परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव किया है, लेकिन उसने इस तरह की विचित्र घटना पहले कभी नहीं देखी थी और न ही इसके बारे में सुना था। वहां कुछ और भी है, उनकी परसेप्शन स्टेट उसे यही बता रही थी। जिन वू ने कालकोठरी के अंदरूनी हिस्से को देखा। उसकी आंखें उत्तरोत्तर संकीर्ण और संकीर्ण होती जा रही थीं। वहां जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसने उसकी उपस्थिति को पहचाना, उसकी गर्दन के पीछे के सभी बाल सीधे खड़े हो गए। एक जानलेवा ठंड ने दस्तक दे दी और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मानो वह रोने वाली हवा के साथ गूंज रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बड़े भाई, यू जिनहो तब तक और करीब आ गया था जब तक वह जिन वू के बगल में खड़ा नहीं था। वह भी राक्षस गेट को घूरता रहा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जिन वू ने यू जिनहो की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो।
हाँ बड़े भाई। यू जिन्हो ने बिना कोई हंगामा किए सिर हिलाया। अनुसरण करने की उसकी इच्छा काफी प्रबल थी, लेकिन साथ ही उसे लगा कि वह किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक बाधा बनेगा। जिन वू ने बच्चे को बाहर स्टैंड बाय पर छोड़ दिया और अपने छाया सैनिकों को गेट के मुहाने तक ले गया और कालकोठरी में प्रवेश किया। यह वास्तविक है, कुछ शीर्ष श्रेणी की कालकोठरियों में प्रवेश करते समय उसने सोचा कि अब तक वह चीजों के राक्षस होने के विचार का काफी आदी हो चुका है। हालांकि इस विशेष कालकोठरी में प्रवेश करते ही उसके विचारों को संशोधित करना पड़ा। जिन वू उस मार्ग के भीतर चला गया जो बहुत लंबा और चौड़ा लग रहा था। यह ऐसा था जैसे राक्षस शब्द का आविष्कार इस जगह का वर्णन करने के लिए ही किया गया था, और वो आश्चर्य की सांसें निगलता रहा। हालांकि उसने अभी भी कालकोठरी के अंदर कोई शोर नहीं किया। उसने उस समय बनी अपनी इस आदत को बरकरार रखा जब वह सबसे निचले रैंक का शिकारी था और उसके पास खुद को राक्षसों से बचाने के लिए किसी भी साधन का अभाव था, भले ही वह अब तक नियमित रैंक एस जागृत के स्तर को पार कर चुका था। आखिरकार अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहना कभी भी बुरी बात नहीं थी। अंधेरे में जिन वू की आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की और कालकोठरी के अंत की ओर आगे बढ़ता रहा। पहले इतनी भयंकर लड़ाई में शामिल होने के बावजूद सैनिक अपनी सही स्थिति में आ गए, चुपचाप उसके पीछे चले गए। और इसलिए उन्हें कितनी देर तक चलना पड़ा। जिन वू के कदम अंततः रुक गए। उसके ठीक पीछे चल रहे बेरू ने भी छाया सेना को रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया, शायद इसलिए कि वह पहले एक चींटी थी, एक बड़े समूह में जीवन के लिए अनुकूलित प्रजाति। वह बड़ी सेना की कमान संभालने में काफी कुशल था। पूरी छाया सेना एकदम रुक गई। जिन वू की पीठ के करीब चिपकने से पहले बेरू ने एक बार सैनिकों को स्कैन किया। जिन वू ने अपनी तर्जनी उठाई और थोड़ी देर बाद जारी रखा। क्या आप इसे सुन सकते हैं? अपना सिर हिलाने से पहले बेरू ने थोड़ी देर के लिए आसपास के शोर पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं सुन सकता हूं, मेरे राजा। अब ये बात बेरू को भी सुनाई दे रही थी। ठीक उधर ही कालकोठरी का अंत था, जिस स्थान पर आमतौर पर कालकोठरी के मालिक को होना चाहिए। वहां से हंसी की आवाज निकली। यह इतना नरम था कि केवल जिन वू या बेरू के स्तर के प्राणी ही इसे समझ सकते थे। एक आदमी की नेकदिल हंसी ऐसे गूंजती रही मानो वो सचमुच किसी बात से प्रसन्न हो। जिन वू यहां हैरान हुए बिना नहीं रह सका। भले ही कालकोठरी के अंधेरे ने उन्हें ढक दिया था और वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, दूसरे पक्ष को अब तक जिन वू के दृष्टिकोण का एहसास हो गया होगा। उसके पीछे बहुत दूर तक फैली छाया सेना के लिए भी यही कहानी होगी। तब भी यह उस तरह हंस सकता है। बेशक जिन वू ने पहले ही स्थिति का आकलन कर लिया था। अविश्वसनीय जादुई ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कि उससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक उस ओर अंधेरे में छिपी हुई थी दुश्मन की आभा, जिसने उसे एक पूर्वाभास की अनुभूति दी, आसानी से उस भयानक की जादुई ऊर्जा से अधिक हो गई जब वह अभी भी जीवित था। हालांकि जिन वू स्वयं भी कोई धक्का देने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी गुप्त जादुई शक्ति भी प्रकट कर दी। जिन वू के परिवेश में लहरें फैल गईं। जादुई ऊर्जा की राक्षस लहर बह निकली, जो इतनी तेज थी कि आसपास के सभी छाया सैनिकों को मार गिरा सकती थी, अगर उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष होता। फिर भी तब भी विरोधी की हंसी नहीं रुकी। जवाब में जिन वू के होठों के कोने भी ऊपर उठे। क्या आप एक दिलचस्प व्यक्ति नहीं हैं? चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने बॉस के चैम्बर में कदम रखा। उसका स्वागत एक अथाह राक्षस और खुली जगह ने किया, जिसे अति राक्षस के लिए घर के रूप में काम करना चाहिए था। जिन वू बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर चलता रहा जहां से हंसी आ रही थी। उसके छाया सैनिक भी उसके पीछे पीछे चले और आगे बढ़े। काले धुएं में लिपटे इतने सारे राक्षसों का एक साथ आगे बढ़ने का दृश्य हर देखने वाले दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। हालांकि ऐसी बात किसी खास आदमी पर लागू नहीं होती थी, जिसका पूरा शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था, केवल सिर को छोड़कर। क्या उसे बस बांधा जा रहा था? नहीं, ये बिल्कुल भी उतना सरल नहीं था। कालकोठरी की दीवारों से जुड़ी काली जंजीरें न केवल इस अज्ञात आदमी को कई बार कसकर लपेटती थीं, उनमें से कुछ तो सीधे उसके शरीर में छेद कर जाती थी। उभरते हुए सिरे उसके शरीर के भीतर जड़ें जमाते हुए प्रतीत होते थे। यह इतना मनहूस दृश्य था कि कोई भी देखने वाला तुरंत आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यदि यह सजा थी तो फिर इतना बड़ा अपराध किया गया था कि इस तरह के व्यवहार की आवश्यकता पड़ी। जिन वू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। दूसरी ओर उस आदमी ने जिन वू की ओर देखते हुए एक उज्ज्वल मुस्कान बनाई, जैसे कि वह किसी बहुत करीबी दोस्त से मिल गया हो। ओह, ये कितना हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यप्रद। तुम सभी घृणित शासक गद्दारों,
ध्यान से देखो कि सबसे पहले मुझसे मिलने कौन आया था। जिन वू रुक गया, न बहुत दूर न बहुत करीब। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ गया। जल्दी करो और इन जंजीरों को खोलो। मैं शासकों की सारी योजनाएं जानता हूं। मुझे अन्य संप्रभुओं को सच बताना होगा। तभी उस आदमी के शब्द अचानक रुक गए। उसकी आंखें, जो एक क्षण पहले तक खुशी से भरी थी, एक पल में ठंडी हो गई, जैसे कि यह सब झूठ था। इस अनजान आदमी ने चुपचाप जिनवू की आंखों में झांका। जब ऐसा हो रहा था, बाद वाले ने भी पहले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि इस आदमी का चेहरा और गेट की रखवाली करने वाले अति राक्षस दैत्य का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। यह इंसान नहीं है। इससे आने वाली जादुई ऊर्जा की लहरें इंसान से बहुत अलग थीं। इसके अलावा तथ्य यह है कि यह इतनी धारा प्रवाह रूप से राक्षसों की भाषा बोल रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि यह आदमी निश्चित रूप से मानव नहीं था। हालांकि एक राक्षस को इस तरह कालकोठरी के अंदर क्यों रोका जा रहा था? पहला गेट खुलने के बाद से आने वाले 10 वर्षों में सभी प्रकार के अलग अलग राक्षस प्रकट हुए, लेकिन यह पहली बार होगा जब उसने एक ऐसे राक्षस की उपस्थिति के बारे में सुना होगा जो पूरी तरह से बंधा हुआ था और कालकोठरी के अंदर नहीं जा सकता था। हालांकि अगर अब कोई सुराग दिया गया है, तो वह शब्द है जिसका उपयोग इतनी घृणा के साथ किया जा रहा है। उनके बीच थोड़ी सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद ही इस अनजान आदमी के होंठ खुले। आप वो नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूं। जिनवू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह लड़का उसे कौन समझता है, लेकिन वह इससे इनकार करने की भी योजना नहीं बना रहा था। खैर, उसने भी इस बंधे हुए आदमी का चेहरा पहले कभी नहीं देखा था, बेशक बाहर मृत भयानक प्राणी को छोड़कर। जिनवू ने एक प्रश्न पूछा, क्या उन शासकों या किसी अन्य चीज ने तुम्हें ऐसा बनाया है? वे मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, होने वाले सच्चे युद्ध की नींव रखने के लिए एक कदम के रूप में। ऐसा पहली बार हुआ था। जिनवू ने अब तक बुद्धिमान राक्षसों के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी उत्पत्ति की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। लेकिन तब उसकी आंखों के ठीक सामने पहली बार उसके अस्तित्व का कारण सामने आया था। इसमें कहा गया, सच्चे युद्ध की नींव रखना। चाहे वे शब्द सच हो या झूठ, जिनवू को एहसास हुआ कि वो हर चीज को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है। इन चीजों को शासक क्यों कहा जाता है? संप्रभुओं के प्राचीन शत्रु। देवदूत की मूर्ति फिर पागल होने लगी क्योंकि उसे कोने की ओर धकेला जा रहा था। इसने अन्य संप्रभुओं द्वारा इसे स्वीकार न करने के बारे में कुछ चिल्लाया। कुछ समय के लिए, भले ही वह इस बात को अलग रख दे कि इन संप्रभुओं का अस्तित्व किस प्रकार का था, उसे एक तरह से एहसास हुआ कि उनमें से एक अभी कहां हो सकता है। उस मामले में उन प्राणियों ने तुम्हें इस तरह क्यों बांध रखा है, इसका कारण यह है कि यह सही है। उस आदमी ने दुख भरी आंखों से उत्तर दिया, मैं भी राजा हूं। और फिर उसने हताश स्वर में आगे बताया, इस बात की पूरी संभावना है कि संप्रभु और शासक दोनों ही इस समय आपके लिए लक्ष्य बना रहे हैं। हालांकि आपके पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। उनके खिलाफ मौका खड़ा करने के लिए आपको भी प्रभाव की जरूरत होगी। उगले जा रहे सभी कठिन शब्दों में से जिनवू अभी भी वो पकड़ने में कामयाब रहा जो यह आदमी सबसे ज्यादा कहना चाहता था। प्रभाव। उस आदमी ने सिर हिलाया, मुझे मेरी मोहर से मुक्त करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। चैप्टर 175। जिनवू को तभी अपनी सुनवाई पर संदेह हो सकता था। अब कौन किसकी मदद करना चाहता था? एक राक्षस इंसान की मदद कर रहा है? वह इतना स्तब्ध था कि उसने अपने मन की बात भी उगल दी। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर भाव व्यक्त किए। फिर मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास कराऊंगा। उसने किसी तरह का मंत्र बोलना शुरू कर दिया और उसके होंठ अविश्वसनीय गति से हिलने लगे, जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो प्लेबैक दसियों नहीं बल्कि सैकड़ों बार तेज हो गया हो। उस पल में जिनवू को इस खाली खुले मैदान के भीतर मौजूद जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ जो अचानक इस आदमी के चारों ओर जमा हो गई। पलक झपकते ही उसने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। यदि एकत्रित जादुई ऊर्जा में आक्रामकता का थोड़ा सा भी संकेत होता, तो उसके हथियार का ब्लेड पहले ही आदमी के माथे में छेद कर चुका होता। हालांकि जिनवू ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उपयोग की जा रही जादुई ऊर्जा की मात्रा जिनवू और उस आदमी दोनों के पास मौजूद भंडार की तुलना में बहुत कम थी, और वह एकत्रित ऊर्जा से किसी भी आक्रामकता या शत्रुतापूर्ण इरादे को महसूस नहीं कर सका। जिनवू ने कौशल डैगर थ्रो डैगर रश का अंतिम संस्करण तैयार किया और सांसें रोककर इंतजार किया। सुई जैसा तनाव उसकी त्वचा में चुभता रहा। आखिरकार आदमी के मुंह से निकलने वाली अजीब भाषा समाप्त हो गई,
और परिचित रिंग के साथ जिन वू के दृश्य में एक सिस्टम संदेश सामने आया। दिग्गज राक्षसों के राजा, शुरुआत के शासक रेघिया ने कौशल विश्वास की प्रतिज्ञा को सक्रिय कर दिया है। एक बार जब कौशल विश्वास की प्रतिज्ञा पर सहमति हो जाती है तो आरंभकर्ता और स्वीकारकर्ता दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। क्या आप कौशल विश्वास की प्रतिज्ञा स्वीकार करेंगे, हाँ या नहीं? जिस चीज ने सबसे पहले जिनवू का ध्यान आकर्षित किया वो उस आदमी के सुझाव की सामग्री नहीं थी, बल्कि शीर्षक था जो दर्शाता था कि उस आदमी की असली पहचान क्या थी। दिग्गज राक्षसों का राजा, क्या ये उसे उन भयानक प्रकार के राक्षसों की याद आई जिनका उसने यहां तक आते समय शिकार किया था? सबसे अधिक संभावना है इस रहस्योद्घाटन और गेट की रक्षा करने वाले अति राक्षस दानव का चेहरा इस आदमी के अपने चेहरे के समान होने का कारण के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। जैसे ही जिन वू चिंतनशील मौन में गिर गया, वो व्यक्ति धैर्यपूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? जिन वू ने पलक झपकते हाँ या ना को देखा और अपने विकल्पों पर विचार किया। ये देखते हुए कि सिस्टम ने उसे इस तरह का अलर्ट देने की जहमत भी उठाई, इस कौशल का प्रभाव या जो कुछ भी निश्चित रूप से रहा होगा। उसे ये सोचने की जरूरत थी कि यहाँ दूसरे पक्ष से झूठ न बोल पाने पर किसे अधिक नुकसान होगा। हालांकि इस बारे में बहुत गहराई से सोचने का कोई कारण नहीं था क्योंकि निष्कर्ष उसके दिमाग में पहले से ही स्पष्ट था। जाहिर है यह उसके लिए नुकसान होगा। आखिरकार ये पक्ष लाभ की स्थिति में खड़ा था। यदि कोई ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसका उत्तर जिनवू कभी नहीं दे पाता है तो उसे बस इस प्राणी को मारना होगा, भले ही वो कठोर और ठंडे दिल वाला लगे। शुरुआत के लिए इस सौदे का सुझाव दूसरे पक्ष ने दिया था और जिनवू इतना भोला नहीं था कि एक राक्षस के लिए हर चीज के लिए दोषी महसूस कर सके। हाँ, मैकेनिकल बीप के साथ ही प्रकट हुए एक सिस्टम संदेश ने तुरंत उन्हें बातचीत के सफल समापन की सूचना दी। विश्वास की प्रतिज्ञा शुरू कर दी गई है। आरंभकर्ता और स्वीकारकर्ता दोनों की आपसी सहमति के माध्यम से अनुबंध समाप्त होने तक इसमें शामिल दोनों पक्ष एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। दिग्गज राक्षसों के राजा ने तुरंत वही दोहराया जो उसने पहले कहा था, जैसे कि वो जिन वू द्वारा प्रतिज्ञा स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कृपया मुझे इस मोहर से मुक्त करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन वू की आंखें आश्चर्य से अतिरिक्त घूम गईं। उसकी आवाज मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, मानो उसका गला बंद हो गया हो। जिन वू के संघर्षों को देखकर दिग्गज राक्षसों के इस राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सही है, यही विश्वास की प्रतिज्ञा की शक्ति है। वास्तव में प्रभाव वास्तविक होने की पुष्टि की गई थी। आधा जिज्ञासा से और आधा परीक्षण उद्देश्यों से जिन वू जवाब देने वाला था, मैं आप पर पूरा भरोसा करूंगा। मुझे तुरंत उन जंजीरों को खोलने दो। लेकिन वह वास्तव में उनमें से कोई भी शब्द नहीं कह सका। तो ये कार्यस्थल पर विश्वास की प्रतिज्ञा है। जिन वू ने इस कौशल के प्रभाव की पुष्टि की और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इससे वो कुछ हद तक भरोसा कर सकता था कि ये दिग्गज राक्षसों का राजा उससे क्या कहना चाहता था। हालांकि एक साधारण कारण था कि उन्होंने 100% भरोसा क्यों नहीं किया। यदि उसके पास अब से केवल सच बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो यह स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष ऐसी जानकारी छिपाएगा जो उसके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जिन वू की नजर उस समय से भी अधिक तेज हो गई जब दोनों के बीच कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। अन्य राक्षसों के विपरीत आपके साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करना कैसे संभव है? प्राणी द्वार से बाहर निकल रहे हैं। आप अराजकता की दुनिया के निवासियों की बात कर रहे होंगे। दिग्गज राक्षसों के राजा ने मजाकिया मुस्कान बिखेरी। मैं बदले में तुमसे कुछ मांगूंगा। आप कैओस वर्ल्ड के मात्र निवासियों को उन पर शासन करने वाले संप्रभु के समान स्थान पर रखने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसके बाद उन्होंने एक राजा के लिए उपयुक्त गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण किया। तथाकथित गेट से उभरने वाले अराजकता विश्व के सभी निवासी बिना किसी अपवाद के पराजित सेना के अवशेष हैं। वे शासकों की सेना के खिलाफ लड़ाई हार गए और बंदी बन गए। उन्हें अनगिनत वर्षों तक पट्टे से बंधे रहना पड़ा। इसलिए यह स्पष्ट है कि उनका अहंकार कुछ हद तक नष्ट हो गया है। हालांकि मैं राजा हूं, मैं उनसे अलग हूं। मैंने धैर्यपूर्वक उस नियत दिन का इंतजार किया है जब मैं उनकी पकड़ से बच सकूंगा। इसके बाद राजा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इस तरह मेरा आपसे सामना हुआ। जिन वू ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और यह व्यक्ति जो कह रहा था उसका यथासंभव निष्पक्षता से विश्लेषण करने के लिए कड़ी मेहनत की। यदि वह वास्तव में अन्य राक्षसों की तुलना में उच्च स्तर पर अस्तित्व में है तो तब वह वास्तव में यहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग पा सकता है। उसकी लार उसके गले से नीचे चली गई।
उसके पास ढेर सारी चीजें थी जो वह अभी पूछना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे पहले कुछ और पुष्टि करने की जरूरत थी। किसी भी संयोग से जब आपने शासकों की सेना कहा, तो क्या आप उनकी पीठ पर पंखों के साथ चांदी के कवच पहनने वालों के बारे में बात कर रहे थे? यह सही है, वे कुत्ते शासकों के सैनिक हैं। आशा के अनुसार ऐसा लगा मानो पहेली का एक और टुकड़ा अपनी सही जगह पर आ गया हो। उसने अचानक सोचा कि देवदूत की मूर्ति ने जो वीडियो प्लेबैक उसे दिखाया था, वह कोई काल्पनिक बकवास नहीं थी, बल्कि किसी घटना की वास्तविक यादें थी जो घटित हुई थी। तो फिर इस दुनिया में क्या चल रहा था? जिन वू ने एक और प्रश्न पूछा। वे शासक कहे जाने वाले बदमाश इन राक्षसों को हमारे पास क्यों भेजते रहते हैं? गेट्स के अस्तित्व का कारण। यदि वह इस कारण का पता लगा सकता है कि ये गेट क्यों बार बार उभर रहे हैं, तो क्या वह इसके बारे में कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकता है और इसे दोबारा होने से नहीं रोक सकता है? जिन वू की सबसे बड़ी चिंता यही थी। मैंने तुम्हें यह पहले ही बता दिया है। दिग्गज राक्षसों के राजा ने अपनी आवाज में बहुत अधिक जोर देकर बात की। वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे संप्रभुओं को एक और युद्ध में शामिल करने के लिए इस दुनिया को एक उपयुक्त युद्ध क्षेत्र में बदल देंगे। मैं यहां आपका बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करता। केवल पृथ्वी पर राक्षसों को भेजने से ये ग्रह अचानक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। खैर, ये सच है कि कभी कभी किसी गेट से युद्ध क्षेत्र से कहीं अधिक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी जिन वू को क्षण भर के लिए जिनाह के स्कूल में हुई घटना याद आ गई। फिर भी वे ऐसे मामले थे जिनमें मानवता शामिल थी। वह यह नहीं देख सका कि ये गैर मानव जातियों से जुड़े किसी प्रकार के युद्ध की तैयारी के रूप में कैसे काम करेंगे। ये सब आपकी दुनिया में जादुई ऊर्जा का संचार करने के लिए है। जिन वू को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सिर के पिछले हिस्से में तभी चोट लगी हो। यदि राक्षस द्वारों से निकलने वाली विपत्तियां थी, तो जादुई ऊर्जा द्वारों से आने वाला आशीर्वाद थी। न केवल शिकारी, बल्कि कई नागरिक भी इसी तरह सोचते थे। जादुई क्रिस्टल, साथ ही एमपी पत्थर, जादुई ऊर्जा से युक्त इन वस्तुओं को आधुनिक दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। लेकिन फिर वह ऊर्जा वास्तव में आगामी युद्ध के लिए आधार से अधिक कुछ नहीं थी। दिग्गज राक्षसों के राजा ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। ऊर्जा के उस प्रकार को प्रसारित करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है जो पहले मौजूद नहीं था, उन लोगों के रक्त का बलिदान करने से जिनके पास आवश्यक ऊर्जा है। इसलिए शासकों ने अपने पास मौजूद बंदियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि दुनिया भर में जादुई ऊर्जा का घनत्व धीरे धीरे दिन ब दिन गाढ़ा होता जा रहा है। वो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटना नहीं थी। नहीं, इस बात की अधिक संभावना है कि पेड़ों के फल सबसे पहले राक्षसों के खून से उपजाए गए उपजाऊ खेत में उगे थे। जादुई ऊर्जा दुनिया को मजबूत बनाती है। वे आपकी दुनिया को मजबूत बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि यह युद्ध के प्रभावों से नष्ट न हो जाए। उस स्थिति में ये युद्ध है, संप्रभुओं और शासकों के बीच एक और खून खराबा संघर्ष। अब से कुछ ही समय बाद जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो सचमुच नरक बन जाएगी। शासकों की सेनाओं और राक्षसों के बीच लड़ाई नहीं, इससे पहले कि जीव अनजाने में राक्षस बन गए, जिन वू ने डेटा से उनकी राक्षस लड़ाई को स्पष्ट रूप से देखा। यदि पृथ्वी को इतने बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए ग्राउंड जीरो के रूप में चुना गया था, तो दिग्गज राक्षसों के इस राजा का दावा इस ग्रह के नरक बनने के बारे में एक साधारण अतिशयोक्ति के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। राजा का रंग अचानक काला पड़ गया। ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बार जब आपके मेरे संपर्क में आने के बारे में सच्चाई सामने आ जाएगी, तो संप्रभु और शासक दोनों ही पीछे रहकर देखते नहीं रहेंगे। यह भी संभव है कि शासकों के दूतों ने अपनी योजनाएं पहले ही शुरू कर दी हों। आप कह रहे हैं कि वे दुष्ट मेरी जान को निशाना बना रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है? तुम सच में कुछ नहीं जानते क्या? किंग्स ने दया से भरे स्वर में अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। जो शक्ति आपके पास है वो वास्तव में आपकी नहीं है। जिन वू इससे सहमत था। शैडो संप्रभु की क्षमताएं उसे सिस्टम से मिली थी। वो शुरू से ही इस धारणा से इनकार नहीं कर सका कि यह शक्ति उसकी नहीं थी। उस शक्ति के अब आपके भीतर निवास करने का मात्र तथ्य ये हो सकता है कि मूल मालिक ने अन्य संप्रभुओं के साथ विश्वासघात किया है। जब जिन वू ने यह सुना तो उसे देवदूत की मूर्ति की याद आई जो प्रकृति में कुछ ऐसा ही कह रही थी। ये संभावना थी कि प्रतिमा भी अराजकता की दुनिया के निवासियों में से एक थी जो संप्रभुओं का अनुसरण करती थी। जैसे जैसे जिन वू के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उभरते रहे, दिग्गज राक्षसों के राजा ने बात की। आप संप्रभुओं के साथ साथ शासकों के भी शत्रु बन गए हैं। हालांकि मैं केवल ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा और आपके लिए लड़ूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे?
दिग्गज राक्षसों के राजा ने आकलन किया था कि इतना समझाने के लिए पर्याप्त था और एक गंभीर दृढ़ चेहरा बनाया। दुर्भाग्य से उसके लिए जिन वू ने शांति से बदले में एक प्रश्न पूछा, यदि आप मेरे पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो क्या मेरे लिए आपको एक छाया सैनिक में बदलना आसान नहीं होगा? दिग्गज राक्षसों का राजा आश्चर्य से कांप उठा। तब ये केवल एक सेकंड के लिए था, लेकिन उस संक्षिप्त क्षण के लिए राजा ने छाया संप्रभु का वास्तविक चेहरा और इस मानव का ओवरलैप देखा। इंसान ने जो कहा वो गलत नहीं था। उसके लिए किसी पूर्ण अजनबी के साथ बिल्कुल नया गठबंधन बनाने की तुलना में एक अधिक पूर्णतः वफादार सहयोगी का होना अधिक श्रेयस्कर होगा। राजा ने मन ही मन इस बात की प्रशंसा की कि इस इंसान ने वह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं छोड़ा। उन्होंने बात की और स्थिति स्पष्ट की। हम संप्रभु, साथ ही शासक, आध्यात्मिक शरीर से बने हैं। एक बार जब ऐसा आध्यात्मिक शरीर मर जाता है तो वह नष्ट हो जाता है और उसे आपके छाया सैनिकों में से एक में नहीं बदला जा सकता है। मतलब, मैं कभी आपका सिपाही नहीं बन सकता। जिन वू ने फिर सिर हिलाया। तो यही कारण था कि राजा ने सोचा कि जिन वू मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, जबकि उसे छाया सैनिक में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत आसान तरीका था। चूंकि सत्य की प्रतिज्ञा अभी भी सक्रिय थी, इसलिए यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह झूठ था या नहीं। जिन वू ने अपने विचारों में तैरना बंद कर दिया और अपना सिर उठाया। दिग्गज राक्षसों के राजा ने फिर पूछा, क्या वे कारण अब मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त हैं? जिन वू ने निःशब्द होकर राजा की ओर देखा। इसे दिग्गज राक्षसों का राजा कहा जा रहा था। इसमें निश्चितता की अभिव्यक्ति थी, जैसे कि यह जानता हो कि इसे बांधने वाली बाधाएं जल्द ही हटा दी जाएंगी। निस्संदेह, जिन वू में किसी और को अपने से अधिक खुश देखकर ईर्ष्या महसूस करने की ऐसी कोई अजीब प्रवृत्ति नहीं थी। साथ ही इस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी इच्छा से उसका सहयोगी बनेगा, इसलिए उसके पास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसके हृदय में ये बेचैनी क्यों होती रही? मैंने निश्चित रूप से यहाँ कुछ अनदेखा किया है। उसके माथे पर पसीने की एक के बाद एक ठंडी बूंदें बनने लगी। इस बीच दिग्गज राक्षसों के राजा ने एक और दलील दी। मेरी बेड़ियां खोल दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। जिन वू ने एक गहरी सांस ली। चाहे उसने अपने विकल्पों पर कितना भी विचार किया हो, उसे राजा की याचिका को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं सूझा। जितनी देर वह उस चीज के बारे में सोचता जो उसने खो दिया था, उसे उतना ही अधिक महसूस होता था मानो वो किसी दलदल में फंसा जा रहा हो। क्या मैं यहाँ बहुत ज्यादा पागल हो रहा हूँ? जिन वू दानव राजा की शॉर्ट स्वॉर्ड लेकर दिग्गज राक्षसों के राजा के पास पहुंचा, और जैसे ही वो सीधे उसकी नाक तक गया, राजा ने अपना सिर हिलाया। जिन वू ने उस सहमति का उत्तर दिया। उसने अपनी जादुई शक्ति से भरी हुई तलवार घुमाई और जंजीरों में से एक बिना किसी शक्ति के आधी टूट गई। किसी कारण से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अपशकुन की यह अनिर्वचनीय भावना उसके हाथों को क्यों खींचती रही, जबकि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। दूसरी चेन भी आधी कटी हुई थी। दिग्गज राक्षसों के राजा ने एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति बनाई जो न तो हर्षित थी और न ही दुखी थी और अपने प्रतिबंधों के हटने का इंतजार कर रहा था। तीसरी श्रृंखला, जिन वू राजा के शरीर के भीतर जड़े जमा रही जंजीरों को काटने के लिए उसकी पीठ की ओर झुक गया, परंतु फिर ठीक उसी समय उसका हृदय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रूप से धड़का। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका हृदय उसके पेट के गड्ढे में गिर गया हो। उसने क्या नजरअंदाज किया था और वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा था? इस पर विचारों की श्रृंखला हिंसक रूप से उसके सिर में टकरा रही थी, जैसे कि वह तंग चट्टान के बीच के छोटे से अंतर को तोड़ रही हो। जिन वू ने चेन को काटने की कोशिश में अपने हाथ रोके रखे और सीधे राजा की आंखों में देखा। आपने कहा था कि आप मेरे पक्ष में खड़े होंगे, हाँ? अवश्य मैं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये दो संप्रभुओं के बीच एक निष्पक्ष और पूर्ण लेन देन है। यह उत्तर वह पहले भी कई बार सुन चुका था। हालांकि जिन वू जिस बात की पुष्टि करना चाहता था वो उत्तर नहीं था, तो उसने आगे असली सवाल फेंक दिया। उस मामले में क्या आप इंसानों के पक्ष में हैं? राजा अचानक चुप हो गया। सच्चाई की प्रतिज्ञा, इस जादू की स्थिति का मतलब था कि दिग्गज राक्षसों का राजा कुछ भी नहीं कह सकता था। जिन वू ने इस प्राणी की गर्दन के पीछे नजर डाली। उसकी गर्दन के पीछे जड़ा हुआ एक जेट काला एमपी क्रिस्टल परिवेशीय प्रकाश को ठंडा रूप से प्रतिबिंबित कर रहा था। जब तक वो वस्तु शरीर में फंसी हुई थी, तब तक ये प्राणी अपने सिर में शासकों की आवाज भी सुनता रहेगा। बिल्कुल हर दूसरे राक्षस की तरह, हर इंसान को मार डालो के शब्द। थोड़ी देर के लिए वहां हवा में जानलेवा इरादा बह गया। अपने अब मुक्त दाहिने हाथ से दिग्गज राक्षसों के राजा ने जिन वू के माथे को निशाना बनाया।
बहुत बुरा, यह अभी भी उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। राजा की छाती में तलवार घोंपने से पहले उसने अपना सिर नीचे कर लिया और हमले से बच गया। जैसे कि उसके शरीर के चारों ओर लिपटी जंजीरों का अस्तित्व ही नहीं था। तेज ब्लेड ने बंदी राजा की छाती की गुहा में गहराई तक छेद कर दिया। दानवों के राजा ने अचानक मुंह से खून की उल्टी कर दी। हालांकि वो एक हिट पर्याप्त नहीं थी। इस चीज को जीवित रहने देना बहुत जोखिम भरा था। ये चीज एक अनकही विपत्ति बन सकती है। जिन वू ने इस प्रकार स्थिति का विश्लेषण किया और राजा के दाहिने हाथ से बचते हुए अपने ऊपरी शरीर को इस तरह से झुकाने के अलावा और कुछ नहीं के साथ उस पर लगातार हमला करते हुए अपने दुश्मन की छाती में शॉर्टस्वर्ड को मारना जारी रखा। उसके ब्लेड के छठी बार छाती गुहा में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बाद ही दिग्गज राक्षसों के राजा ने अपना दाहिना हाथ हिलाना बंद कर दिया। जिन वू ने आखिरी बार अपनी शॉर्टस्वर्ड निकाली। दिग्गज राक्षसों के राजा ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक अर्थपूर्ण मुस्कान बनाए। ये खेदजनक है, लेकिन यही मेरे लिए सड़क का अंत है। जिन वू ने एक कदम पीछे लिया और बिना कुछ बोले अपनी तलवार से खून झाड़ दिया। इस बीच राजा ने बोलना जारी रखा। जैसे जैसे आपकी दुनिया के निवासियों और कैओस वर्ल्ड के पकड़े गए निवासियों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती जाएगी, ये दुनिया और भी अधिक युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। राजा ने एक और कौर खून निकाला और आखिरी मुस्कान बिखेरी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो कुछ भी सुरक्षित रखना चाहते हैं वो युद्ध की भीषण आग में जलकर राख हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। जिन वू ने राजा की बात को चुपचाप काट दिया और अपनी तलवार जोर से घुमाकर उस प्राणी का सिर काट दिया। आपने कालकोठरी के मालिक को मार डाला है। जैसे ही राजा ने अपनी अंतिम सांस ली, प्राणी के भीतर सोई हुई समुद्र जैसी जादुई ऊर्जा बाहर की दुनिया में विस्फोटित हो गई। दुनिया का परिवर्तन शुरू हो गया था।